जिलों में जाएंगे काम करने के लिए तो उससे पहले आपको एक ही चीज है, नक्शा, जमीन, खतियान। बेसिकली ये जो काम चल रहा है, चाहे ये जो आप सर्वे सुन रहे हैं, आप लोग अलग अलग फील्ड से आए हैं, आप लोग सिविल इंजीनियर हैं, सुनते हैं, आप लोग खुद ही सबका अपना अनुभव है ये सब चीज का, लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग काम है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं बिहार से होंगे और हैं, और बिहार में सभी लोग अपने गांव से कहीं ना कहीं शहर से बिलोंग करते हैं, सभी लोगों के पास अपनी जमीन है और जमीन का लोग मेजरमेंट करवाता है, मापी करवाता है। तो बड़ी मैंने मिन्नतें अमीन को बुलाता है, अमीन को बुलाकर बोलता है कि चलो भाई थोड़ा नापी करना है। तो चूंकि सब आप यंग है, आपको इसका भी थोड़ा नहीं अनुभव होगा, लेकिन अपने गार्जियन जो हमारे घर में है उनको मालूम है ये चीज कि आपके भाइयों के बीच, अपने पिताजी के भाइयों के बीच या अपने दादाजी के भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा होता है या जमीन में कहीं विवाद होता है तो अमीन को बुलाया जाता है कि हाँ इसको मापी करना है। तो आप देखे होंगे कि अमीन आता है, अमीन अपना मापी शुरू करता है, मापी शुरू करके आपको बता देता है कि हाँ आपका यहाँ जमीन है, इसका 1 फीट इधर जा रहा है बाएं, इसका 1 फीट दाहिने जा रहा है। अगर दूसरे भाषा में बोल दे तो उत्तर जा रहा है या दक्षिण जा रहा है, इस तरह कैसे वो आपका जमीन को मापी कर देता है। ये सारा कहानी जमीन से संबंधित जब उठती है तो ये सभी चीजें आके रुकती है मैप पर, मानचित्र पर, लैंड के जो मानचित्र है उस पे उठती है। तो मानचित्र आखिर बना कैसे है, कब से बना है, हमारे पास क्या क्या तरह तरह का मानचित्र रखा हुआ है जिस पर अभी काम हो रहा है, और आगे क्या आवश्यकता पड़ रहा है कि मानचित्र बनाना आवश्यक हो गया, क्या सर्वे क्यों होना आवश्यक हो गया, आखिर क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो मानचित्र बने हुए हैं उससे काम क्यों नहीं चल रहा है। तो ये चीजें अगर आपको, हम आशा करते हैं कि आपको जानकारी होगी ही, क्योंकि आप पिछले 1 महीने से हमारे सभी सीनियर सर हैं उनसे आप पढ़ रहे हैं, तो आपको इसका जानकारी होगा, लेकिन बस उसका हम एक बार थोड़ा सा दे दे। हमारा एक कार्यालय है बिहार सर्वे ऑफिस गुलजार बाग, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजार बाग, जो पटना में गाय घाट है, पटना गाय घाट आप लोग सुने होंगे, गाय घाट, गाय घाट में यह कार्यालय उपस्थित है। यहीं पे हमारा सारा मैप, जिसको हम लोग मदर सीट बोलते हैं, मूल मैप, नक्शे का मूल मैप रखा हुआ है। मूल मैप क्या होता है, जब अंग्रेज के जमाने में लगभग 1900 ईस्वी में, 1895 1890 में जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने यह आवश्यकता महसूस की थी कि क्यों नहीं जमीन का सर्वे करवाया जाए। जमीन का सर्वे का मीन्स सिंपल की जो जमीन है किसी आदमी को दे दिया जाए। आदमी मीन्स बोले तो किसान, रैयत, या वैसा आदमी जो जमीन को जोते, और जमीन को जोते मतलब खेती बाड़ी करे, और उससे जो पैसा आएगा अपना वो भी भरण पोषण करेगा, और कुछ पैसा लगान के रूप में अंग्रेज को या जो जमीन के जो गवर्नमेंट होंगे उस समय जो थे उनको दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से अंग्रेजों ने जमीन के सर्वे की बात दिमाग में आई थी। आप इसको नोट करेंगे कि 1900 ईस्वी में, लगभग 1895 1892 से यह स्टार्ट हुआ था, और 1900 ईस्वी से इसको कह दीजिए कि स्टार्ट हुआ था, और यह जमीन का सबसे पहला मैप था। इसको हम लोग सीएस बोलते हैं, सीएस, कैडेस्ट्रल मैप। इसको हम लोग सीएस बोलते हैं, कैडेस्ट्रल मैप, जो लगभग 1895 1892 से शुरू हुआ, 1900 तक आया, 1900 से आगे भी बढ़ा, आगे बढ़ते हुए गया। इसमें सिंपल जो मेथड अपनाया जाता था, उसमें अमीन होते थे, उसमें भी जो अधिकारी होते थे, ये सारे लोग जमीन पर जाते थे, जमीन की मापी करते थे, जमीन की मापी करके और किसी पार्टिकुलर किसान के नाम से उसका मालिकाना हक दे देते थे। जैसा कि आप लोग सुनते आ रहे हैं कि हाँ ये जमीन आपकी है, अब इस जमीन पर आप खेती करेंगे। तो जब आप नक्शा देखेंगे तो नक्शा में बहुत सारा प्लॉट बना हुआ है, बहुत सारा खेसरा नंबर के साथ प्लॉट बना हुआ है, वो सब का अलग अलग शेप है, कोई रेक्टेंगुलर शेप में है, कोई ट्रेपीजियम में है, कोई पेंटागोन है, माने डिफरेंट डिफरेंट शेप में आपको दिखाई देगा, सर्कुलर भी दिखाई देगा कभी कभी, बहुत कम। ये सारे शेप का अपना एक मेजरमेंट है कि वह कितना स्क्वायर फीट है, उसका लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, और इससे उसका एरिया निकाला जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं, और आप अपनी भाषा में आप भी जानते होंगे, सुनी गए होंगे, रकबा बोलते हैं। बहुत लोग क्वेश्चन आप लोग पूछते थे रकबा क्या है,
पिछले क्लास में रकबा, आप लोग जानते हैं ना रकबा? रकबा आप लोग जानते होंगे, रकबा क्या है? तो उस जमीन का जो एक एक प्लॉट है, एक एक प्लॉट का कोई ना कोई मालिक होता है और हर मालिक के नाम से उस जमीन का रकबा बना होता है जिस पर वो खेती करता है। ये मैप जब शुरू हुआ था बनना, उस समय हमारे बिहार के जिलों में, इवन यह काम पूरे हिंदुस्तान में हुआ था, लेकिन हम लोग अभी बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे क्योंकि हम लोग बिहार के सर्वे के बारे में ले रहे हैं ट्रेनिंग। तो उस समय हमारे बिहार में केवल 10 जिले थे, केवल 10 जिले थे। अभी बिहार में 38 जिले हैं, लेकिन उस समय 1900 ईस्वी के आसपास हमारे बिहार में केवल 10 जिले थे और ये 10 जिले आज बटते बटते आज हो गए हैं लगभग 38 डिस्ट्रिक्ट्स, 38 जिले हो गए हैं। 10 जिले में जैसे हम आपको नाम बता दें, एक जिला मुजफ्फरपुर था। मुजफ्फरपुर में कितने जिले बने हुए थे आज के समय से? एक वैशाली, दूसरा सीतामढ़ी, तीसरा शिवहर और एक खुद का चौथा मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर जिला इतने जिलों में बट के अलग हो गए। उसी तरीका से उस समय एक चंपारण हुआ करता था जिसको हम लोग चंपारण बोलते हैं, लेकिन अभी उस 2 भाग में बट गया जिसको हम लोग वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण बोलते हैं। वेस्ट चंपारण को ही बेतिया कहते हैं और ईस्ट चंपारण को मोतिहारी कहते हैं। इसी तरह से पटना जिला एक बहुत बड़ा जिला हुआ करता था जिसमें कई जिले शामिल थे, जैसे नालंदा जिला इसी में था, मुंगेर, ये लखीसराय, शेखपुरा उसी से सटा हुआ था। उसी तरीका से एक जिले हुआ करते थे, आप लोग उधर से होंगे, उसका नाम बोलते थे शाहाबाद। आप शाहाबाद का नाम सुने हैं? शाहाबाद का नाम, शाहाबाद में 4 जिले आते हैं, एक भोजपुर, एक बक्सर, एक कैमूर और एक रोहतास। कैमूर को भभुआ कहते हैं और रोहतास को ही सासाराम कहते हैं और भोजपुर को बाय द वे लोग आरा भी बोल देते हैं। क्या आप आरा जिला के हैं क्या? तो इन 4 जिलों में जब आप आएंगे और जब आप नक्शा देखेंगे तो 1900 ईस्वी का जो नक्शा जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा, उसमें ये 4 जिलों में जिला का नाम सब में शाहाबाद ही लिखा हुआ रहेगा। जिला का नाम शाहाबाद ही लिखा हुआ रहेगा। तो फिर आप कैसे पकड़ोगे कि ये नक्शा भोजपुर का है कि ये नक्शा कैमूर का है? तो नक्शा में कम से कम 5-6 चीजें होती है जिसको हम लोग इंपॉर्टेंट कहते हैं, जिससे नक्शा को हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग अलग करते हैं। आप नोट कर सकते हैं। एक, सबसे पहला जिला का नाम, दूसरा राजस्व थाना, आप सुने होंगे हमारे सीनियर से, राजस्व थाना, उसको हिंदी में राजस्व थाना बोलते हैं और अंग्रेजी में रेवेन्यू थाना बोलते हैं। बहुत लड़के कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कि राजस्व थाना का मतलब होता है पुलिस थाना, जैसे लोग पुलिस थाना का नाम समझ आते हैं, आरा स्टेशन, आरा पुलिस स्टेशन, लेकिन वो पुलिस थाना नहीं है, वो एक राजस्व थाना है। उसके बाद सब नक्शा के ऊपर थाना नंबर लिखा होता है, थाना नंबर। थाना नंबर के बाद उस नक्शे में मौजा का नाम लिखा होता है, मौजा का नाम। उसके बाद उसी नक्शे में वर्ष लिखा रहता है, वर्ष, कि यह नक्शा कब, किस वर्ष में प्रकाशित हुआ, माने अंतिम प्रकाशित हुआ, फाइनल हुआ। और नक्शे के सबसे नीचे आने पर उस समय जो प्रारूप परिमाप अधीक्षक, जो सेटलमेंट ऑफिसर होंगे, उनका साइन रहता है बना हुआ। और ठीक उसके नीचे, नक्शे के नीचे स्केल बना रहता है, स्केल। ये नक्शा 16 इंच का है या 32 इंच का है या 64 इंच का है, स्केल बना होता है। ये 5-6 चीजें जो हमने बताया, ये नक्शे को डिस्टिंग्विश करता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। पहला, जिला का नाम,
दूसरा राजस्व थाना, तीसरा थाना नंबर, चौथा मौजा का नाम, पांचवा वर्ष, प्रकाशित वर्ष, छठा भूमाप अधीक्षक का हस्ताक्षर, सेटलमेंट ऑफिसर का हस्ताक्षर, सातवां स्केल, स्केल उसका दूसरा एक और रहता है कन्वर्जन स्केल उसको बोलते हैं। ये 7 चीजें नक्शा को ऊपर से बता देता है। अगर ये 7 चीजें आप देख लेंगे तो आप बता सकते हैं कि यह नक्शा किस जिले का है। तो हम आपको बता दें कि अभी हम शाहाबाद जिला के बारे में आपसे बोल रहे थे। हम शाहाबाद जिला में एक जिला लेते हैं भोजपुर। भोजपुर में जब हम जाते हैं तो भोजपुर को हम शाहाबाद जिला बोलते हैं, बक्सर को भी हम शाहाबाद जिला बोलते हैं, कैमूर को भी शाहाबाद जिला बोलते हैं, और सासाराम जिसको रोहतास कहते हैं उसको भी शाहाबाद जिला बोलते हैं। लेकिन जब इसके अंदर जाते हैं, किसी एक जिला हम भोजपुर लेकर जाते हैं, तो उसमें 3 राजस्व थाना है। पहला आरा, दूसरा पीरो, तीसरा शाहपुर। आरा, पीरो, शाहपुर। इसका मतलब यह हुआ कि कैडेस्ट्रल मैप जो 1900 ईस्वी का बना हुआ है, जो अंग्रेज के जमाने का बना हुआ है, उस नक्शे को जब आप उठाइएगा तो देखिएगा कि जिला का नाम शाहाबाद लिखा रहेगा, जिला का नाम शाहाबाद लिखा रहेगा, लेकिन राजस्व थाना का नाम आरा लिखा रहेगा। किसी पर पीरो लिखा रहेगा और किसी पर शाहपुर लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब अंग्रेज इस नक्शा का निर्माण कर रहे थे किसी जिला के अंतर्गत, किसी पार्टिकुलर जिला के अंतर्गत, तो उन्होंने एक ऐसा जगह चुना उस जिले का जो सबसे ज्यादा चर्चित हो, और जहां पर वो अपने अंग्रेज ऑफिसर जिसको कलेक्टर बोलते थे वहां पर बैठाया जाए, और उस इलाके का जितने भी करीब से करीब अधिक से अधिक लोग आकर वहां अपना टैक्स जमा कर सके, कर दे सके, कर जमा कर सके किसान कम से कम दूरी तय करके। तो उस सेंटर को राजस्थाना बना दिया उस जगह को, और उससे चारों तरफ जितने भी मौजा या गांव आते थे उन सभी को बोल दिया ये सब लोग के गांव यहां पर आकर अपना टैक्स जमा करेंगे। तो एक राजस्थाना के अंतर्गत करीब करीब 200 गांव, 250 गांव, 300 गांव, जितना बड़ा जिला था उसके हिसाब से पड़ता है। तो भोजपुर जिला का जितने भी ग्राम है, जितने भी गांव है, ये सभी 3 राजस्थाना में पड़ते हैं। एक जो अभी बोले हम आरा, दूसरा पीरो और तीसरा शाहपुर। तो यदि किसी नक्शा पर पीरो या आरा या शाहपुर लिखा हुआ है, और अगर हम आपसे पूछ दें कि यह किस जिला का नक्शा है, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, और ये आपको नोट भी करना है कि भोजपुर जिला में पीरो, आरा और शाहपुर ही है। अगर उसमें कहीं भभुआ लिखा हुआ मिल गया, अगर उसमें कहीं भभुआ लिखा हुआ मिल गया, तो वो भोजपुर जिला में नहीं होगा, वो कैमूर जिला में जाएगा, क्योंकि कैमूर जिला में 2 राजस्थाना है। आप नोट करिए इसको, सिर्फ उदाहरण के तौर पर नोट कर लीजिए कि ऐसा ही है आपके जिले का नक्शा, कि जब आप आके यहां ज्वाइन करेंगे, जब आप देखेंगे अपनी आंखों से, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि आने वाला जो सर्वे में जहां आपको हिस्सा लेना है, पार्टिसिपेट करना है, वहां पर भी यही नक्शा फाइनल करवाना है आपको। और उस नक्शा पर जिला का नाम क्या होगा और राजस्थाना का नाम क्या होगा, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो राजस्थाना के जगह पर आप पुलिस थाना का नाम लिख देंगे। और यह बात दिमाग में रहे कि राजस्थाना और पुलिस थाना बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें हैं।
इसी प्रकार से हमारा सभी जिला बटा हुआ है। बक्सर में आते हैं, बक्सर एक जिला है, बक्सर में 2 राजस्थाना है, बक्सर और डुमराव। बक्सर और डुमराव। इसी प्रकार से जब हम रोहतास में आते हैं, जिसको हम लोग सासाराम भी कहते हैं, इसमें 4 है। एक विक्रमगंज, दूसरा करघर, तीसरा डेहरी, चौथा सासाराम। ये रोहतास जिला में 4 रेवेन्यू थाना है। इसका क्या मतलब हुआ? सीधा तौर पर इसका मतलब यह है कि भोजपुर जिला में 3 राजस्व थाना, बक्सर जिला में 2 राजस्व थाना, कैमूर जिला में भी 2 राजस्व थाना और रोहतास जिला में 4 राजस्व थाना। मतलब कि रोहतास जिला इन 3 जिला से थोड़ा बड़ा है, इसीलिए वहां पर 4 राजस्व थाना है। बिहार में अभी 38 जिले हैं। 1900 के समय, सन 1900 में जब समय पहला नक्शा बना था, 10 जिले थे। ये 10 जिले अभी 38 जिलों में बट चुके हैं और राजस्थाना भी वो 10 जिलों में आज कंप्लीट 38 जिले में बट चुके हैं। लगभग 114 कुल राजस्व थाना की संख्या 114 है। पटना जिला में, चूंकि पटना हमारा राजधानी है, तो उसके बारे में भी जरा जाने कि पटना भी हमारा एक जिला है। इसमें लगभग 8 से 9 राजस्व थाना है। 8 से 9। मनेर, मसौरी, विक्रम, दानापुर, बाढ़, फतुआ, फुलवारी, पटना सिटी और एक बाढ़ भी। ये लगभग 8 या 9 रेवेन्यू थाना पटना जिला में। सबसे बड़ा जिला हमारा पटना है। इसी प्रकार से अगर गया की तरफ आते हैं, अगर आप लोगों में से कोई आदमी गया के होंगे तो गया के बारे में भी जाने कि गया एक बहुत बड़ा जिला था उस समय। उसी से अलग अलग जिला बनाए गए अभी, जैसे अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, ये गया जिला से निकल के आए हैं। गया में भी लगभग 5 राजस्व थाना है। गया में 5 राजस्व थाना है। लगभग शेरघाटी, वाराचट्टी, टेकारी, एक मुफस्सिल गया बोलते हैं जो टाउन से इर्द गिर्द सटा हुआ है। तो इसी प्रकार से लगभग सभी आपके जिले जो हैं राजस्व थाना में बटे हैं। अभी हम बात कर रहे थे जिलों की और सन 1900 ईस्वी में बने नक्शों की, जिसको हम लोग कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं। अंग्रेज 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक, यूं कह लीजिए 1926 ईस्वी तक, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 1892 से लेकर 1925-26 तक, मतलब मैक्सिमम 1930 ईस्वी तक जितने भी नक्शे अंग्रेज ने बनवाए उसे कैडेस्ट्रल सर्वे कहा गया है, CS।
उसे कैडेस्ट्रल सर्वे कहा गया है। मतलब मोटे फिगर में अगर आपसे कहें तो 1950 ईस्वी तक, मतलब जब हमारा देश आजादी हो गया था, आजादी तक कैडेस्ट्रल सर्वे हो गया था, पूरे बिहार का नक्शा बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद हमारी देश की आजादी हुई, हमारा देश आजाद हुआ, हमारा बिहार भी आजाद हुआ, हमारी गवर्नमेंट बदली, हमारे भारतीय इंडियन गवर्नमेंट आई, और फिर 1950 के बाद लगभग 50 साल हो गए थे, नक्शे बने हुए, प्लॉट में काफी चेंज आ गया था। जो प्लॉट 1900 ईस्वी में 10 एकड़ का था, वो प्लॉट 1950 में 1-1 एकड़ का हो गया, क्योंकि उन 4 भाइयों में, 5 भाइयों में, 3 भाइयों में, 6 भाइयों में बट चुका था। फिर उस प्लॉट को बांटा गया, उसमें अलग अलग मालिकाना हक होते गए, नए नए भाइयों का मालिकाना हक उस पर बनता गया। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि फिर से सर्वे किया जाए, और फिर आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सर्वे शुरू की, और सर्वे सेकेंड सर्वे शुरू की, जिसको आरएस कहा जाता है। आरएस कहा जाता है 1950 के बाद जो सर्वे बनकर नक्शा तैयार हुआ, उसे आरएस कहा जाता है। रिविजनल सर्वे बोला जाता है। आप लोग सुने होंगे, आपको बताया गया होगा कि उसके बाद आरएस नक्शा बनकर तैयार हुआ, रिविजनल सर्वे, और इस समय तक हमारे बिहार में लगभग 35-36 जिले से ऊपर आ गए थे, 30 जिले से ऊपर ही बन चुके थे लगभग। उसके बाद भी 2-4 जिले बने हैं, शिवहर, शेखपुरा, और ये नक्शे आरएस कहलाएं। लेकिन यहां पर आपको हम छोटा सा सूचना मानी इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि जब कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ 1900 ईस्वी में, तो अंग्रेजों ने पूरे 10 जिला उस समय के लिए, और अभी के लिए 38 जिला, सभी जिला का कैडेस्ट्रल सर्वे कर दिया, सभी जिले का नक्शा बना दिया अंग्रेजों ने। लेकिन जब 1950 के बाद 1960-65 तक आरएस नक्शा मतलब रिविजनल सर्वे हुआ, और जो नक्शे बने, तो हमारे पूरे 38 जिला के नक्शे नहीं बने। माने बहुत मैक्सिमम 24 से 25 जिले ही रिवीजन हो सके, 24 से 25 जिले ही रिवीजन बन सके, और करीब 10 से 15 जिले, 12-14 जिले रह गए जिसका रिवीजन नहीं हो सका। अब इस चीज को आप क्या कहेंगे? इस चीज को आप जो भी कहें कि काम नहीं हो सका, काफी समय लग गया, लोग नहीं करवा पाए, लोग नहीं कर सके, या लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया जमीन पर, जिसके कारण हमारा आरएस सभी जिलों का नहीं है। ये आपको दिमाग में सूचना के तौर पर, या जब आप नौकरी में आए हैं और जब आप काम शुरू करेंगे, तो सूचना के तौर पर आपके दिमाग में यह बात होनी चाहिए। यही इंफॉर्मेशन आपको नॉलेज के रूप में रखना होगा कि कौन ऐसे जिले हैं जिनका सिर्फ सीएस नक्शा है, आरएस नहीं है। कौन ऐसे जिले हैं जिनका सीएस है लेकिन आरएस नहीं है। तो वैसे जिलों पर अभी जो काम शुरू होगा, वैसे जिलों को सरकार पहले रख रही है प्रायोरिटी के बेस पे, क्योंकि वहां पर नक्शा रिवीजन नहीं हुआ तो 100 साल नक्शा बने हुए हो गए। 1910 और 1900 ईस्वी का नक्शा बना हुआ। जैसे हम जिला लेते हैं बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, जहानाबाद, औरंगाबाद,
अरवल, इन सब जिलों का आरएस नहीं हुआ, इन सब जिलों का आरएस नहीं हुआ, इन सब जिलों का कैडेस्ट्रल नहीं रह गया। यहां के लोग आज भी जमीन मापी करते हैं तो वही पुराना सर्वे का नक्शा, कैडेस्ट्रल सर्वे वाला नक्शा, मतलब 100 साल पहले वाला नक्शा लेकर जमीन नापी करते हैं। तो जरा आप सोचिए कि 100 साल वाला नक्शा अगर वो लेकर जमीन पर जाएंगे तो क्या वो प्लॉट वैसा रहेगा? क्या वो प्लॉट वैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा। रैयत भी कंफ्यूज होंगे और किसान या जो भी उनके संबंधी लोग होंगे वो भी कंफ्यूज होंगे। सिर्फ उसको समझता कौन है? तो अमीन, अमीन उसको समझता है भली भांति। आप जिस प्लॉट में खड़ा रहेंगे, जहां अभी आपका वर्तमान में घर होगा, वहां पर उस नक्शा को आपके हाथ में दे दिया जाएगा तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे कि हम इस जगह पर खड़े हैं। कारण साफ है, क्योंकि वो कैडेस्ट्रल सर्वे के नक्शे हैं 100 साल पहले, और 100 साल का पोजीशन अभी है, 100 साल बाद वो पोजीशन वर्तमान में बदल चुका है। तो आपको वह पोजीशन अभी टैली नहीं करेगा। इसीलिए नक्शा में आप जब देखेंगे आएंगे तो नक्शा में एक 3 सीमाना होता है, जहां से गांव के सबसे किनारे वह पिलर बंधा रहता है जो 100 साल पहले गाड़ा गया, और उसी पिलर से पकड़कर अमीन अपनी मापी शुरू करती है, और अमीन उसको मापते हुए गांव के अंदर प्रवेश करते हैं जिस प्लॉट को मापना होता है। इसीलिए कभी आप देखेंगे जमीन नापते हुए, तो अगर प्लॉट यहां है, अगर आप यहां बैठकर प्लॉट में इस जमीन को नापना है तो देखिएगा कि अमीन करीब 10-20 प्लॉट आगे चला गया और वहां से चैन या फीता या जो भी उसके पास टूल्स है मापने वाला, वहां से मापते हुए आता है। उसका कारण यही होता है कि वह सीमान वहां से पकड़ के मापते हुए आता है, सब प्लॉट को नक्शा के हिसाब से देखते आता है कि ये प्लॉट में जो नक्शा दिखा रहा है वो स्पॉट पर है कि नहीं। तो सोचिए कि आज 100 साल के बाद वह नक्शा अभी हमारे प्लॉट के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, जिसके कारण लोग के बीच बहुत विवाद है। कोई लोग किसी का जमीन आगे बढ़ा देता है, जो दबंग आदमी है किसी का जमीन को आगे अपना में मिला लेता है, यहां से अपना ईंटा या कोई जो जमीन को डिस्टिंग्विश करता है वहां से अपना पत्थर उखाड़ के वहां गाड़ देता है, यहां से अपना भिट्ठा बना देता है, देहाती भाषा में भिट्ठा बना देता है कि भाई मेरा जमीन यहां से है। तो जो बेचारा कमजोर आदमी है वो क्लियर ही नहीं कर पाता है कि मेरा जमीन आखिर कहां से है। सर्वे ऑफिस में अभी हम आपको बताए हैं, सर्वे ऑफिस गुलजार बाग में सारा नक्शा रखा हुआ है, सभी नक्शों को डिजिटाइजेशन किया गया है, डिजिटल किया गया है, सभी नक्शों को डिजिटल करके कंप्यूटर पे रखा गया है, और बिहार के पूरे रैयतों को यह नक्शा मुहैया कराया जाता है। उस नक्शा लेने के क्रम में बहुत ऐसे रैयत आते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि मेरी जमीन कहां है, लेकिन उनको भी नक्शा चाहिए। और वो जब नक्शा लेने आते हैं तो काफी बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, महिलाएं भी होती है, और आकर यही बोलते हैं हम लोगों को वहां पर कि बाबू हमारा जमीन है, हमको लेना है इसका नक्शा। तो इसके लिए हमारे बिहार सर्वे ऑफिस गुलजार बाग में एक सहायता केंद्र खोल के रखा गया है। रेलवे में जैसे इंक्वायरी काउंटर होता है वैसे, और रैयत आते हैं सहायता केंद्र पर जाते हैं, पूछते हैं, और पूछकर एक फॉर्म होता है, उसमें जिला का नाम, राजस्व थाना का नाम, थाना नंबर, चादर संख्या और मौजा का नाम लिखते हैं, तो उनको नक्शा कंप्यूटर से सर्च करके डिजिटल नक्शा दिया जाता है। तो ये नक्शा की कहानी है जो हम आपको बता रहे हैं। रिविजनल सर्वे आरएस 1960-65 तक कंप्लीट हो गया है, मैक्सिमम 70 तक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद फिर से
नक्शा नहीं बना, उसके बाद नक्शा नहीं बना, उसके बाद जो नक्शा हो रहा है या जो बनेगा उसी को एसएस कहा जाता है, एसएस, स्पेशल सर्वे। और आपको जानकर यह बहुत खुशी होगी कि उस स्पेशल सर्वे में जो नक्शा बनेगा, उस नक्शा के बनने में आप लोग उसके सहभागी बनेंगे, उस नक्शा को आप लोग बनवाएंगे, क्योंकि आपकी नौकरी है, एएसओ पोस्ट पे आप लोग आ रहे हैं, आप अधिकारी बन रहे हैं। तो सीएस नक्शे, आरएस नक्शे और उसके बाद जो नक्शे बनेंगे वो होगा एसएस नक्शे, जिसको आप बनवाएंगे, जिसको आप फाइनल करवा के अंतिम प्रकाशन तक पहुंचाएंगे और बिहार के किसानों को मदद करेंगे उनके जमीन को खोजने में, उनके जमीन में विवाद को हल करने में, उनको विवाद से बचाने में। इसीलिए आप लोगों को सौभाग्यशाली होना चाहिए, आप लोगों को अपने आप पर गौरव भी होना चाहिए कि आप लोग इस इतिहास का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसीलिए आपको ये चीजें बखूबी समझना पड़ेगा और समझना चाहिए, तो आप जिम्मेवारी पूर्वक इस काम को कर पाएंगे। ये नक्शे जो बनेंगे, स्पेशल सर्वे के नक्शे, ये अति महत्वपूर्ण नक्शे होंगे, अति महत्वपूर्ण नक्शे, क्योंकि ये नक्शे बनने के बाद सरकार जिस चीज को सोच रही है, गवर्नमेंट जिस चीज को सोच रही है, अगर वह हो जाता है तो फिर इसके बाद सर्वे नहीं होगा, फिर इसके बाद सर्वे नहीं होगा। आप सोचेंगे क्यों? कि कैडेस्ट्रल सर्वे 1900 ईस्वी में हुआ, रिविजनल सर्वे 1950 से 60-70 के बीच हुआ, तो फिर स्पेशल सर्वे अगर अभी हो जाता है 2020 में या 22 में, तो फिर 50 साल के बाद या 100 साल के बाद सर्वे क्यों नहीं होगा? तो ये आपको बता दें, हम आधुनिक रूप में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यह सर्वे होगा, या अभी जो हमारा स्पेशल सर्वे आधुनिक टेक्नोलॉजी में हो रहा है, इसको एरियल सर्वे कहा जाता है। वो दोनों सर्वे पुरानी पद्धति से हुई थी, उस समय कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, कहीं भी सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में संधारित नहीं की जाती थी। लेकिन अभी जो सर्वे होगा, जो चल रहा है स्पेशल सर्वे, यह एरियल सर्वे से हो रहा है। हवाई जहाज आसमान से पूरे बिहार के सभी जिलों का फोटो मानचित्र लिया है, फोटो बना लिया है, उसको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के द्वारा, जीआईएस सॉफ्टवेयर के द्वारा, आप नाम सुने होंगे जीआईएस सॉफ्टवेयर, जीआईएस सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोसेस करके नक्शा बनाकर अमीन को देता है। अमीन उस नक्शा को लेकर प्लॉट पर जाता है, जिस प्लॉट पर उसको डाउट है, गांव में जाकर रैयत से मिलकर वह वेरीफाई करता है कि ये प्लॉट उसी का है, या कोई प्लॉट कहीं भागा है, या कहीं सिकुड़ गया है, या उसको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो जाकर मिलाता है जिसपे डाउट है, और उस प्लॉट को मिलाकर फिर कंपनी को बताता है कि इसमें ऐसे नहीं होके ऐसे लाइन खींचाएगा। इसी प्रक्रिया को आप किस्तवार बोलते हैं, और उसके बाद तब वह उस पर नंबर देना शुरू करता है, गांव में जाकर रैयत से मिलकर उसका डॉक्यूमेंट्स देखकर कि किसका किसका डॉक्यूमेंट सही है, कैसा डॉक्यूमेंट्स है, और तब उस पर खाता संख्या चढ़ाता है खेसरा, और उसका नया प्लॉट भी नंबर बना सकता है, जिसको किस्तवार या खानापुरी के अंतर्गत यह सारा काम होता है, जिसका मूल्यांकन और देखरेख आपको करना है। ये अमीन उस काम को करके लाएंगे, जिसको कानून को अपने नियम से उसको देखेंगे, कानून को, और इन सारी चीजों को आप फाइनली देखेंगे। तो आपका जिम्मेवारी बहुत अधिक है, लेकिन
बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इस चीजों को जानेंगे। तो ये सारा चीज जो अभी बताए आपको कहानी की तरह एकदम लगभग, इन्हीं सब चीज में एक वर्ड आता है डिजिटाइजेशन का, कि ये जो सारा नक्शा बन के कंप्यूटर में आएगा ये सब डिजिटल हो रहा है। जो भी हम आपको बोले कि पिछले सर्वे में डिजिटल नहीं था, कंप्यूटर में सेव नहीं था, ये नक्शे कंप्यूटर में सेव हो जाएंगे, जिसको जीआईएस सॉफ्टवेयर से हम उसके प्लॉट को जिधर चाहेंगे चेंज कर सकते हैं, बाएं दाहिने अपर और नीचे कहीं से भी उसको प्लॉट को हम घटा और बढ़ा सकते हैं। तो जब यह सर्वे इस पद्धति से कंप्लीट हो जाएगा और ये सारा डाटा कंप्यूटर में जब आ जाएगा, तो हमारा अगला कदम होगा कि इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू इस नक्शे को रैयत के नाम से, जिसको हम लोग ROR बोलते हैं, राइट्स ऑफ रिकॉर्ड, उस रैयत के नाम से इस प्लॉट को जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद इसको ऑनलाइन म्यूटेशन या म्यूटेशन के मेथड वाले सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया जाएगा फ्यूचर में। इससे क्या होगा, मान लीजिए कि आप कोई पर्सन एक्स है, आपके नाम पर 2 एकड़ जमीन है, आपने उसमें से 1 एकड़ जमीन बेच दिया। तो पहले क्या होता था, जो 1960 के नक्शे बने हैं या 1900 ईस्वी के नक्शे बने हैं, 2 एकड़ जमीन में से अगर कोई किसान अभी 1 एकड़ जमीन बेच देता है, तो वो कागज पर सिर्फ लिखाता है कि आपने 1 एकड़ जमीन बेच दिया। फिर आप उसका ऑनलाइन म्यूटेशन दाखिल खारिज करवाते हैं, तो उस 2 एकड़ जमीन में से काट कर 1 एकड़ जमीन आपके नाम पर चढ़ा दिया जाता है कागज पर, और 1 एकड़ जमीन उस किसान के नाम पर ही रह जाता है। लेकिन नक्शे में जो नक्शा बना हुआ है 1900 ईस्वी का या 1960 ईस्वी का, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि वह नक्शा बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट है मतलब 1 डायमेंशन पर बना हुआ है, लाइन खींचकर बना हुआ, जो ओरिजिनल कॉपी मदर सीट जिसको सर्वे ऑफिस गुलजारबाग में रखा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है, जब तक कि सरकार का या हमारे राजस्व विभाग का आदेश न हो या कोई विवादित मैटर न हो, तब तक उसमें कोई भी एक डॉट भी चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन आज जब स्पेशल सर्वे के अंतर्गत यह नक्शा बन जाता है और हमारा स्पेशल सर्वे फाइनल हो जाता है, तो यह नक्शे कंप्यूटर में रहेंगे और उस नक्शों को हम लोग एक सीट इंडेक्स नंबर, जिसको हम लोग यूनिक नंबर भी कह सकते हैं, उस यूनिक नंबर से उस नक्शा को आइडेंटिफाई किया जाएगा। आप इसको लिख लीजिए, सीट इंडेक्स नंबर। उस नक्शे का सीट इंडेक्स नंबर यूनिक है। अभी वर्तमान समय में पूरे बिहार में कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे और म्युनिसिपैलिटी और चकबंदी, ये सारे नक्शे मिलाकर लगभग 1,35,865 सीट है। 1,35,865, 1,35,865 अप्रोक्सीमेटली, इतने सीट्स हैं, सीट्स। और इतने नक्शों को अगर हमको कंप्यूटर से सर्च करके निकालना होगा,
रैंडमली, तो कैसे हम उसको डिस्टिंग्विश करेंगे? तो इसी के लिए सीट इंडेक्स 15 नंबर का बनाया गया है। सीट इंडेक्स नंबर 15 नंबर का होता है, जिसमें कैरेक्टर और डिजिट दोनों हैं। एक नमूना के तौर पर आप लिखिए, सीट इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सी एस। लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए उसको, सी एस, कैपिटल सी एस। सी एस के बाद लिखिए 01, उसके बाद फिर लिखिए 01, उसके बाद लिखिए 0001, 3 टाइम्स 0 और 1। उसके बाद लिखिए 001, 2 टाइम्स 0 और 1। और लास्ट में लिखिए 00। सी एस, फर्स्ट का 2 कैरेक्टर सी एस कैडेस्ट्रल है कि रिविजनल है, नया सर्वे है या पुराना सर्वे है। उसके बाद 2 डिजिट डिस्ट्रिक्ट कोड, उसके बाद 2 डिजिट डिस्ट्रिक्ट कोड, 01 नालंदा, 02 शेखपुरा, 03 अररिया, इसी तरह से। उसके बाद 2 डिजिट अंचल कोड, उसके बाद 2 डिजिट अंचल कोड, उसके बाद 4 डिजिट, उसके बाद 4 डिजिट मौजा कोड या मौजा आईडी, मौजा कोड या मौजा आईडी। उसके बाद 3 डिजिट थाना नंबर, रेवेन्यू थाना नंबर, आरटी नंबर, आरटी नंबर। और लास्ट का 2 डिजिट सीट नंबर, चादर संख्या। सीट नंबर। क्लियर है? तो फर्स्ट सीएस, जैसे ही सीएस होगा आपसे हम पूछेंगे बताइए ये नक्शा कौन सर्वे का है, तो आप बता देंगे यह पुराना सर्वे है। अगर आरएस है नया सर्वे है। और अगर आप जब बनवाएंगे नक्शा तो उस पर होगा एसएस। जब उस नक्शे को बनवाएंगे उस पर होगा एसएस, स्पेशल सर्वे। ये आपका नक्शा होगा, इसीलिए कि आप लोग इसके लिए इतिहास बनेंगे कि आपने भी नक्शा बनवाया, तो वो होगा एसएस। उसके बाद 2 डिजिट जिला का कोड, उसके बाद 2 डिजिट अंचल का कोड, 4 डिजिट मौजा का कोड, 3 डिजिट आरटी नंबर, रेवेन्यू थाना नंबर, और 2 डिजिट सीट नंबर। 00 का मतलब हुआ कि वह मौजा एक ही सीट पर बना है, वह मौजा एक ही सीट पर बना है। और 01 का मतलब हुआ कि वह मौजा का पहला नंबर सीट है 01। इसका मतलब यह हुआ कि उसका दूसरा नंबर सीट भी होगा 02। तो आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि किसमें 00 होगा और किसमें 01 और 02 होगा। तो जो मौजा
छोटा है और हमारा नक्शा का स्केल 700 mm गुने 900 mm, 700 mm इंटू 900 mm होता है। इसको A0 साइज कहते हैं। इस नक्शे को A0 साइज कहते हैं। 700 mm इंटू 900 mm। इस एरिया में अगर मौजे का नक्शा अगर बन जाता है, अगर वह सभी खेसरा उसमें फिट हो जाते हैं, तो फिर उसका दूसरा सीट नहीं बनेगा, तो वो एक ही सीट पर मौजा रहेगा। लेकिन यदि कोई ऐसा मौजा है जिसमें खेसरों की संख्या काफी अधिक है, 4000, 6000, 8000, 8000 रैयत है उस मौजे में, तो फिर एक सीट में वह नक्शा नहीं बनेगा। कुछ पार्ट एक सीट में, उसके बाद उसका नाम 01 होगा। ठीक उससे लगा हुआ पार्ट दूसरे सीट पर जाएगा, उसका नाम 02 होगा। फिर उससे लगा हुआ पार्ट तीसरे सीट पर जाएगा, उसका नाम 03 होगा। अगर 3 पर ही उसका खेसरा समाप्त हो गया तो 2 एंड हो गया। मतलब इस मौजे का 3 सीट 01, 02, 03। एक बात याद रहे, जिस नक्शे में 00 है उसमें 01 नहीं हो सकता है। जिस नक्शे में 00 है वह इंटायर सीट है, एक ही नक्शे पर, उसमें 01 नहीं हो सकता है। वह नक्शा चारों तरफ से बंद भी रहता है। वह नक्शा चारों तरफ से बंद रहता है। बंद का मतलब कि मौजा का जो लाइन होता है उससे घिरा रहता है, कहीं से कोई भी प्लॉट खाली नहीं दिखेगा आपको। जब आप यहां आएंगे तो आपको नक्शा दिखाया जाएगा, तो देखिएगा कि कहीं से भी कोई भी प्लॉट खाली नहीं दिखा रहेगा, सब प्लॉट बंद है एक दूसरे से। तो वो 1 नंबर सीट 00 वाला सीट है। लेकिन जो सीट 01 है, 02 है, 03 है, वो सीट किसी एक तरफ से खाली रहेगा पूरा। ऊपर से, जिसको हम लोग उत्तर बोलते हैं, नॉर्थ। नीचे से, जिसको हम लोग दक्षिण बोलते हैं, साउथ। दाहिने तरफ से, जिसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, और बाएं तरफ से, जिसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं। किसी एक तरफ से उसमें एक सीट खाली रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो नक्शे हैं, 3 तरफ से बंद और एक तरफ से खाली है, मतलब उधर दूसरा सीट आकर उसमें लगेगा। ये 01 है, वो सीट 02 होगा। वहां पर यादाश्त के लिए हिंदी में मिलान चादर 1 लिखा रहता है। मिलान चादर 1 मतलब यह कि अगर मिलान चादर वहां लिखा हुआ 1, तो यह जरूर मिलान चादर 2 है, क्योंकि 2 है तो उसमें 1 लग सकता है, 2 है तो 3 भी लग सकता है, 2 है तो 4 भी लग सकता है। वो लिखा रहता है। तो ये सीट इंडेक्स नंबर नक्शे को डिस्टिंग्विश करने के लिए बनाया गया है, और इसी सीट इंडेक्स नंबर से हम लोग किसी भी नक्शे को भविष्य में कंप्यूटर से सर्च करके निकालेंगे। अब जब वह आदमी 2 एकड़ से 1 एकड़ जमीन बेच देगा, तो नक्शे में उस समय तक कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसका डॉक्यूमेंट्स बनता है, पेपर बनता है, जिसको हम लोग डीड पेपर बोलते हैं, सेल पेपर बोलते हैं, केवाला बोलते हैं। लेकिन नक्शा हमारा वही रह जाता है। लेकिन अभी जब स्पेशल सर्वे में हमारा नक्शा बनकर तैयार होगा, तो यही नक्शा सॉफ्टवेयर के द्वारा उसी सीट इंडेक्स नंबर से सर्च किया जाएगा, और उसमें ऐसा प्रावधान होगा कि जो नक्शा खेसरा 1 एकड़ का है, अगर वह ½ एकड़ बेच दिया है, तो उसका डॉक्यूमेंट्स को देखकर उस सॉफ्टवेयर के थ्रू
बाएं से बेचा है कि दाहिने से बेचा है, मतलब उत्तर से बेचा है कि दक्षिण से बेचा है, पूरब या पश्चिम से। जिधर से वह बेचेगा उसके कागज में लिखा होता है, उसी कागज को देखकर नक्शे में चेंज कर दिया जाएगा और नया नक्शा बना दिया जाएगा। तो अभी के मुताबिक वह नक्शा तैयार हो जाएगा और वह छाप कर रैयत को दे दिया जाएगा। तो फिर नक्शा बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब आप लोग इस नक्शे को फाइनल करवा देंगे स्पेशल सर्वे में, तो फिर से अब सर्वे की जरूरत सरकार को शायद नहीं पड़ेगी। इसीलिए यह सर्वे अगर फाइनल हो जाता है तो हम लोग इतिहास बनेंगे, इसके इतिहास लिखाएगा जिसके साक्षी हम लोग हो सकते हैं। इसीलिए ये जो भी चीजें हैं आपको समझनी है, क्योंकि आप एज ए एएसओ आएंगे, आपके ऊपर पूरा जिम्मेवारी होगी नक्शे को बनाने में। तो ये नक्शे अभी जो हमारे बिहार सर्वे ऑफिस गुलजार बाग में रखा हुआ है, ये सारे नक्शे मूल सीट मदर कॉपी है, जो लगभग 100 साल से रखे हुए हैं। और ये रखे नक्शे, बहुत सारे नक्शे जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गए, बहुत सारे नक्शे फट गए, टर्न हो गए, टूट गए रखने में और निकालने में। तो आप सोचेंगे कि ये नक्शे टूट क्यों गए, रखने और निकालने का जरूरत क्यों पड़ा? जब आप आएंगे और सर्वे ऑफिस निरीक्षण करेंगे, यदि आपको मौका मिलेगा, तो जो नक्शे 100 साल से वहां रखा हुआ है, वो नक्शे किसानों को भी दिए जाते थे, रैयत को भी दिए जाते थे। आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले जब रैयत सर्वे ऑफिस में आते थे, तो वो एक फॉर्म भरकर वहां अप्लाई करते थे कि हमको इस जिला का, इस थाना नंबर का नक्शा चाहिए। तो अंग्रेज के जमाने का वह ऑफिस है, वहां पर पुरानी तरीके से, ओल्ड मेथड से नक्शे को मुद्रित किया जाता था। मुद्रित, जिसको हम लोग प्रिंटिंग बोलते हैं। जस्ता का प्लेट होता था जिस पर इस नक्शे को प्रिंट किया जाता था। और इस प्रोसेस में जितने लोग इन्वॉल्व होते थे, ये सारे लोग अब नहीं हैं, सब लोग रिटायर कर गए और उस पर नए लोग नहीं आए, जिसके वजह से उन लोगों ने ये चीजें नहीं सीख पाए, नए लोग। जिसका नतीजा यह हुआ कि आज वह सिस्टम, वह जो पद्धति है, पुरानी पद्धति धीरे धीरे खत्म हो गई। और उसी क्रम में नक्शे को रिकॉर्ड रूम से निकाला जाता है। निकालने के बाद उस पर तारपीन का तेल लगाया जाता है। तारपीन का तेल लगा के उसको एक शीशा का चेंबर होता है, उसको शीशा के चेंबर से चिपकाकर धूप में 1 घंटे छोड़ दिया जाता है। धूप में 1 घंटे छोड़ने पर उसमें एक प्लेट होता है, एल्युमिनियम सीट, उस सीट पर ओरिजिनल पेपर चिपक जाता है और ओरिजिनल पेपर में जितना चीज उगा रहता है उस प्लेट पर उग जाता है। फिर मूल कॉपी को वहां से हटा लिया जाता है। उस एल्युमिनियम के सीट को ले जाकर दूसरे शाखा में दिया जाता है। वहां पर लोग होते हैं, वो लोग उस मूल कॉपी के साथ उस सीट को सामने रखकर दोनों को मिलान करते हैं कि पहला प्लॉट खेसरा नंबर 1 है, तो इसमें भी पहला प्लॉट खेसरा नंबर 1 लिखा है कि नहीं, उगा है कि नहीं। अगर उगा है तो ठीक है, नहीं उगा है तो कलम से उसको उगा दिया जाता है। इस तरह से एक एक चीज, एक एक खेसरा, उसको जांच करते हुए वह आगे बढ़ता है। उसको जस्ता शोधक कहा जाता है, जिंक करेक्टर। ये लोग बड़े माइन्यूटली ढंग से उसको चेक करते हुए उसको दुरुस्त करते हैं, उस प्लेट को। और जब वह प्लेट
सही से दुरुस्त हो जाती है कि अब इसमें कहीं भी कोई भी चीज प्रिंट होने से नहीं छूटा हुआ है, तब उस प्लेट को दे दिया जाता है प्रिंटिंग सेक्शन को। प्रिंटिंग सेक्शन उस प्लेट को लेकर एचएमटी मशीन, जो अंग्रेज के जमाने की है, लगभग 100 साल पुरानी मशीन है, अभी भी वो मशीन है, आप जब आएंगे तो उसको देखेंगे, उस मशीन से, उस प्लेट से जितनी कॉपी बनानी है, 200 कॉपी, 300 कॉपी, 1000 कॉपी, 500 कॉपी मुद्रित कर दिया जाता है। उस कॉपी मुद्रित में वो कॉपी फिर से रिकॉर्ड रूम में रख दी जाती है, और वो मूल कॉपी को भी फिर से उस रिकॉर्ड रूम में रख दिया जाता है। उस मुद्रित कॉपी से एक कॉपी निकालकर जो रैयत नक्शे के लिए अप्लाई किए थे उनको दे दिया जाता है, उचित शुल्क लेकर। जो सरकार का शुल्क है, फी है, वह फी लेकर दे दिया जाता है। यह पुरानी पद्धति थी, लेकिन यह पद्धति धीरे धीरे खत्म हो गई। अब तो इसको बिल्कुल समाप्त ही कर दिया गया है। 2013 से यह बिल्कुल समाप्त है। 2013 से किसी भी रैयत को इस पद्धति के द्वारा नक्शा मुद्रित करके नहीं दिया जा रहा है। तो फिर आप सोचेंगे, तो फिर रैयत को नक्शा कैसे दिया जा रहा है? क्या आप मूल कॉपी ही दे रहे हैं? क्या मूल कॉपी ही दे रहे हैं किसान को? नहीं, मूल कॉपी सरकार की संपत्ति है, वह सरकार के कार्यालय में है। मूल कॉपी किसानों को नहीं दिया जाता है। तो सरकार ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में सोची कि नक्शा बार बार रिकॉर्ड रूम से निकालने पर और रखने पर, उसमें तारपीन का तेल लगाने पर बार बार नक्शा टूट रहा है, कोई नक्शा फट जा रहा है। तो इस तरह से सरकार की 100 साल पुरानी जो धरोहर संपत्ति है समाप्त हो रही है। तो इसीलिए सरकार ने उन सभी नक्शों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक विधि के द्वारा डिजिटाइजेशन करवाया। डिजिटाइजेशन, और डिजिटाइजेशन करवाकर उस नक्शा को आर्काइव कर दिया कंप्यूटर में, एक डेटाबेस बना लिया गया। डिजिटाइजेशन एक प्रोसेस है। डिजिटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा उस मूल हार्ड कॉपी नक्शे को सॉफ्ट कॉपी नक्शा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में रख लिया जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे बिहार के सभी 38 जिलों के कैडेस्ट्रल नक्शे, रिविजनल नक्शे, नगरपालिका के नक्शे, म्युनिसिपैलिटी नक्शे, चकबंदी के नक्शे और कुछ अन्य नक्शे को सरकार ने डिजिटल कराकर सर्वे ऑफिस गुलजारबाग के कंप्यूटर में संधारित कर दिया है। और उन्हीं नक्शों को संधारित करके, उन्हीं नक्शों को प्लॉटर मशीन के द्वारा, किसके द्वारा? प्लॉटर मशीन के द्वारा उस नक्शों को पुनः प्रिंटिंग करके, डिजिटल नक्शा प्रिंटिंग करके रैयत को उपलब्ध करा रहा है उचित शुल्क लेकर। एक सीट का नक्शा, जो डिजिटल नक्शा प्लॉटर से छपने के बाद किसान को दिया जाता है 150 रुपया लेकर, 150 रुपया लेकर वह सीट दी जाती है। जब आप आएंगे तो देखेंगे कि कैसे वह प्रोसेस है। उसके लिए ऑफलाइन मोड पर हमारे कार्यालय सर्वे ऑफिस गुलजारबाग में कंप्यूटर लगाया गया है। वहां पर किसान या रैयत आते हैं, अपना फॉर्म देते हैं भरकर, उसको नक्शा सर्च करके और छापकर प्लॉटर से दिया जाता है। यह सुविधा बिहार के अभी सभी जिलों में है, सिर्फ 4 जिला को छोड़कर। भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, इन 4 जिला में यह सुविधा नहीं है। बाकी शेष जिलों में, सदर अंचलों में, बाकी शेष जिलों के सदर अंचलों में आप यह मशीन, कंप्यूटर लगाया गया है जहां पर किसान आकर अपना नक्शा ले सकते हैं। यह सुविधा हमारे जिलों के बाहर भी है।
जैसे मुंबई और दिल्ली, यह सुविधा हमारे जिलों के बाहर भी है, जैसे मुंबई और दिल्ली। दिल्ली में बिहार भवन है, वहां पर भी यह मशीन लगाया गया है। आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में क्यों? दिल्ली में तो जमीन बिहार का नहीं है। यह सही बात है, लेकिन दिल्ली में बिहार के बहुत सारे जनता, बहुत सारे किसान, बहुत सारे लोग नौकरी पेशा में हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या कहीं भी कोई भी पेशा में वहां रहते हैं, भारी संख्या में रहते हैं। वो लोग कभी कभार बिहार में आते हैं किसी फेस्टिवल पे, ईद, दिवाली, छठ, दशहरा, उनको अपना जमीन देखना होता है। तो हमारे सरकार ने इस बात को सोचा कि क्यों ना एक दिल्ली में भी यह मशीन लगा दिया जाए कि जो लोग बिहार में हैं, अगर बिहार में आना चाहते हैं तो वहां से जाकर 150 रुपया देकर फॉर्म भर के नक्शा लेकर अपने गांव आएंगे। कम से कम अपना प्लॉट भी देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन है सर? अच्छा ठीक है, ठीक है, यहां हम इसको होल्ड करते हैं। इन लोगों का कहना है कि 4 बजे तक की क्लास है। 42 हो गया है, मतलब 3:42, मतलब 10 मिनट आपका ही हम ले लिए। अभी और चीजें आगे थी जो भी फिर अगला क्लास हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम आप लोगों का क्वेश्चन का मौका देते हैं कि आप लोगों को कुछ डाउट हुआ होगा कुछ पूछने में, जो समझने में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो हम अनम्यूट कर देते हैं, आप बारी बारी से जो है डाउट पूछ सकते हैं। सर वो दिल्ली में जो सर वो प्लॉटर मशीन लगाया गया है सर जी, तो वहां से जो भी नक्शा लिया जाएगा सर, तो वो नक्शा लेके तो वहां तो कोई उपयोग उसके लिए हो नहीं पाएगा सर। हाँ, वहां पर वो नक्शा का उपयोग नहीं हो पाएगा। उस नक्शे को रैयत या किसान जो लेंगे उसको लेकर फिर अपने गांव आएंगे जी, जिस किसी होली, दिवाली या किसी पर्व में या किसी काम से। ऐसे तो जनरली आते नहीं है, तो जब वो दिवाली या छठ में आएंगे तो वो नक्शा वहां से ले लेंगे। आते ही अपने गांव में जब पूजा दिवाली खत्म कर लेते हैं तो उससे अपना जमीन नापी कर सकते हैं, या अपने बड़े बुजुर्ग से जो घर में है उनसे पूछ सकते हैं कि चाचा दादा हमार जमीन क्यों प्लॉट में है, कितने जरा बताऊ तो। क्योंकि नहीं उनको सर, वो नक्शा तो सब जब बिहार आएंगे तो जब बिहार से ले ही सकते थे सर, तो दिल्ली में लगाने की तो कोई आवश्यकता तो नहीं दिख पा रही। हाँ, आवश्यकता है। जैसे बहुत ऐसे रैयत हैं जो बिहार आते हैं, तो आते हैं 2-3 दिन की छुट्टी लेकर और आते हैं, अपना फेस्टिवल मनाते हैं और फिर चले जाते हैं। उनको याद ही नहीं रहता है। जब जमीन में कोई विवाद शुरू होता है या उनके घर वाले या बगल वाले लोग ही जब जमीन को चढ़ाई करते कि मेरी जमीन है, तब उनको याद आता है कि अरे नक्शा जरा खोजो। तो वो सर्वे ऑफिस में आने के बजाय उनको लगता है कि अब जाएंगे सर्वे ऑफिस, तो उनको ही बात अगर पता है कि नक्शा यहीं पे मिलता है तो वहीं पर वो अप्लाई करके नक्शा लेकर डायरेक्ट अपने गांव चले आते हैं। और वो यहां तक बोल देते हैं कि भैया हम नक्शा लेके आ रहा लियो, हाँ हम सीधे जमीन ना पवाओ। इस टाइप का स्टेटमेंट वो देते हैं। इससे रैयत को काफी फायदा हुआ है। इसी तरह से मुंबई में भी यह नक्शा लगा हुआ है, धारावी में। मुंबई धारावी कुर्ला स्टेशन के ठीक सामने MTNL भवन है। अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी बिहार भवन, बिहार फाउंडेशन के नाम से एक भवन है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनवाया है। वहां पर इस ऑफिस को खोला गया है और वहां धारावी में करीब 10, 12, 15 कई लाख बिहारी रहते हैं और वो लोग जाकर वहां नक्शा लेते हैं और वो लोग भी मुंबई से बिहार आते हैं, क्योंकि उस नक्शा को लगाने में हम लोग गए थे, हम लोग ही उसको किए हैं, इसीलिए हमें अच्छे से पता है। तो काफी लोगों को फायदा हुआ है। और एक और बात बता दें, बहुत लोग 10 साल 20 साल से बिहार के बाहर रह रहे हैं। जमीन में जब कोई विवाद नहीं रहता तो कोई भी जमीन नहीं खोजता है, तो वो नक्शा देखे भी नहीं है कभी। तो कितने लोग ऐसे वहां से सूचना आई है कि वो नक्शा अपने आप खरीद के ले आते हैं और अपने रूम में रखकर अपने बच्चों को दिखाते, देखो यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारी वो वाली जमीन है, रोड पर वाली जमीन, वो किसान खेत वाली जमीन, ऐसे बोल के वो बहुत खुश होते हैं। आप अनुमान नहीं लगा सकते वो इतना खुश होते हैं। तो ये बहुत रैयत को और हमारे लोगों को फायदा पहुंचाया है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए कोई और है, पूछिए। और कोई पूछिए। हाँ बोलिए अंजनी जी। हाँ सर, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसका जो सर्वे थाना है उसका सिर्फ PDF मिल सकता है क्या अपने को, लिस्ट? हाँ PDF मिल सकता है, सर्वे थाना का मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है।
हाँ तो सर उसी वो चाहिए था जरा मुझे। राजस्थाना का नाम का? हाँ हाँ, ठीक है, दे दिया जाएगा। सारे डिस्ट्रिक्ट का। हाँ हाँ, मिल जाएगा। ओके सर, ओके। नोट कर लीजिए सर। हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू। पेज लाइए तो। और देखिए और कुछ पूछिए। नहीं सर, ये लिस्ट चाहिए था पहले मुझे अभी। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके। और पूछिए, और कोई लोग? ब्रिजेश, ब्रिजेश नंद पंडित। यस सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, नमस्कार, बोलिए। सर नक्शा के बारे में हम ये पूछना चाह रहे थे कि एक बार एक भंडारी एक गांव है बिहार शरीफ नालंदा जिला में ही, जी जी बिहार जी शरीफ में। जी तो वहाँ का सर पुराना नक्शा मतलब एक विवाद उठा था, तो उसी में हम नगर निगम बिहार शरीफ में मिले थे, वहाँ के जो अमीन थे इंजीनियर साहब थे उनसे। जी तो नक्शा बोले थे कि लेने के लिए, तो नक्शा लिए थे। उसके बाद हमको ठीक ठीक तो याद नहीं है, करीब 3 साल हो गया है। तो उस समय उनका नक्शा और जो नया कैडेस्ट्रल सर्वे का जो प्रिंट करके नक्शा देखे थे, हम्म। तो दोनों में सर विवाद कुछ उत्पन्न हुआ था। मतलब हमको लग रहा है कुछ ऐसा भी हुआ है क्या कि दोनों नक्शों में कुछ डिफरेंस भी आया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप नालंदा जिला का बोल रहे हैं ना? यस सर, यस सर। नालंदा जिला में एक ही सर्वे है, कैडेस्ट्रल सर्वे है वहां पर। वहां पर यस सर। दोबारा सर्वे नहीं हुआ, तो वहां पर नक्शा वही लगभग 1908-9 का भी है, कुछ नक्शा 1902-3 का भी है। तो उस पुराना नक्शे का एक ही सर्वे का वहां नक्शा है, वहां दोबारा सर्वे नहीं हुआ है। नहीं सर, पुराना नक्शा तो उपलब्ध ही नहीं था, लेकिन मतलब कुछ लोग जो पहले के थे ना सर अधिकारी, हाँ तो हाँ मतलब बचा बचा के रखे हुए थे। तो वो जब नक्शा निकाल के दिए, बहुत पुराना नक्शा था, वो हाँ उनका मतलब रेड रेड कलर से बना हुआ था, दूसरे टाइप का था। हाँ हाँ। और जो ये प्रिंट करके मिला है वो मतलब लाइन वाइज वो दूसरा, मतलब थोड़ा सा अंतर दोनों में था। तो उसमें सर मतलब कि कुछ जैसे सीमांकन वगैरह का सर उसमें प्रॉब्लम था, नहीं तो सीमा तय नहीं हो पा रहा था, इस तरह का प्रॉब्लम सर देखे थे। नहीं तो वो नक्शा वो कुछ अपना पर्सनल यूज के लिए, कोई सरकार का कोई जमीन रहा होगा या कोई प्लॉट रहा होगा या कुछ ऐसा काम रहा होगा, तो वो अपना बना के रखे होंगे। लेकिन आपको जब रैयत का कोई भी प्रॉब्लम है, वो नक्शा आपको सर्वे ऑफिस गुलजार बाग से ही लेना चाहिए, और वो आपको मिलेगा। और या नहीं तो आपके बिहार शरीफ ऑफिस में, जो बिहार सदर अंचल है, बिहार शरीफ में सदर अंचल में भी नक्शा मशीन लगा, वहां से आप ले सकते हैं। वही नक्शा आपका होगा। अगर आपको विवादित है तो वो नक्शा पहले आप अपना नक्शा निकालिए और उसको पहले देखिए कि आपका प्लॉट कहाँ है। उसके बाद फिर वो जो जिस अधिकारी की बात आप कर रहे हैं, बहुत सारे विभाग में लोग इधर अपना नक्शा कुछ सर्वे करके जमीन के रोड बना है, या बहुत सारा फैक्ट्री लगी है, या बहुत सारा विकास सरकार का योजना चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग नक्शे बना लिए हैं। तो वो पूरे गांव का नक्शा नहीं है, वो उनका पार्टिकुलर एरिया का नक्शा हो सकता है, जो आपको दिखाए होंगे कि देखिए ये नक्शा यहाँ का है। लेकिन पहले आप उसका मेन कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा निकालिए, जो नक्शे वहां पे बने हुए हैं, जो 1900 ईस्वी के आसपास 2, 3 या 8 में बना है। उसमें पहले देखिए कि हमारा प्लॉट कहाँ है या कहां पर है, किधर से अब वो कहां पर कट के किस खेसरा में वो बन के जा रहा है, फिर आपको समझ में आएगा। सर मान्यता हमको कैडेस्ट्रल सर्वे का ही देना है, जो प्रिंट से मिला है बस उसी का, बिल्कुल, मान्यता उसी कैडेस्ट्रल के आधार सर्वे पर चाहिए, सोचना। क्योंकि उसी से निकल के सारी चीजें आ रही है। ठीक है सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और सर। हाँ अ, बोलिए। हमको ये आइडिया नहीं है, मतलब फिर देखेंगे दोबारा, लेकिन हम जानना चाह रहे थे कि उसमें जैसे कि जमीन का जो प्रकृति है किस में है, जी। गैर आम, गैर मालिक, खास माल, या फिर हाँ, रहती, या फिर तो वो सब भी सर नक्शा में जिक्र होता है क्या? वो नक्शा में जिक्र नहीं होता है। नक्शा जब आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ खेसरा नंबर और प्लॉट का रहता है बना हुआ, और हम्म। उसका सिंबल बना रहता है कि हाँ यहाँ पे कोई चर्च है, मंदिर है, या नदी नाला है, या कोई तालाब बना हुआ है, कोई तार का पेड़ है, या झाड़ है, जंगल है, इस टाइप का। लेकिन ताड़ के पेड़ वगैरह देखे, पेड़ वगैरह सर। हाँ, हाँ, लेकिन यस नक्शा सर, में यस सर। गरमजरुआ आम और गरमजरुआ मंदिर 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 वगैरह भी मिलता है सर? हाँ वो सब मिलता है, लेकिन वो लिखा नहीं रहेगा, वो खतियान में लिखा रहता है जमीन की किस में, वो यस नक्शा में सर, लिखा नहीं रहता है। यस सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके। ये आदमी, ये लड़का, कोई बात नहीं बोलता है तो आने दो ना भैया, उससे क्या मतलब है। अमरजीत, अमराज, अमर, क्या हो गया? क्या हो गया? चलो ना।
अनम्यूट करो। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आ रहा है, नहीं आ रहा है आपका अमराज जी। चलिए कोई और पूछिए, कोई और लोग, कोई और क्वेश्चन पूछिए, कोई और लोग, नेक्स्ट लोग। हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, पूछना था ये कि जो स्पेशल सर्वे वाला जो स्टार्ट हुआ है 2011 से ही जो चल रहा है प्रोसेस, हाँ, अभी जो 20 जिलों में होने वाला है जी जी, 20 जिलों में जो शुरू होने वाला है उसमें हम लोगों को जो पोस्टिंग होगी, जी। तो हम लोग क्या स्टार्ट से जैसे अधिसूचना फिर से जारी होगी कि हम लोग जिस प्रोसेस में जहाँ चल रहा है उसी प्रोसेस में हम लोग वहाँ पे शामिल होंगे नहीं या फिर हाँ, स्टार्ट? नहीं ऑलरेडी ये स्टार्ट है, लेकिन आपको जी अधिसूचना कोई अलग से जारी नहीं होगी। ऑलरेडी सरकार का अधिसूचना जारी है, काम शुरू है। लेकिन जहां भी आपको दिया जाएगा तो किसी एक मौजे में नया ढंग से दिया जाएगा कि इस मौजे का शुरू करना है। और कंप्लीटली मतलब वो घोषणा हाँ से मतलब टर्म से शुरू हो जाएगा उस बिल्कुल, वहां से शुरू आपको किया जो जाएगा। रैयत को जो प्रपत्र दो जो सबमिट करना है हाँ रैयत को, उस प्रोसेस से वहां से स्टार्ट करना होगा। एकदम वहीं से स्टार्ट करना होगा। या आपको सरकार पहले हाँ। सिखा देगी कुछ दिन, जैसे अभी आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो फिर आपको यहाँ बुला कर देंगे जब कोरोना खत्म हो जाएगा, तो कुछ दे के भी हम आपको स्थल पर भी ले जाएंगे, पहले वहीं पर सारा कुछ बता देंगे। तो ये सारा कुछ जी, जी। बताने के बाद आपको जिस जिला या जिस अंचल या जिस ब्लॉक लेवल पे भेजेंगे तो वहां पे बिल्कुल नया होगा। उस मौजे का शुरू ही आपको करवाना है और शुरू करके अंतिम जी तक लेके सर। जाना है। जी जी। और सर अभी जो है जैसे पहला जो प्रोसेस रहता है किस्तवार का मैप मेकिंग प्रोसेस रहता है, हम्म, तो वो जो प्रोसेस है अभी जो है अब तो मानसून का समय है, क्या इस समय में सर किस्तवार का प्रोसेस आसानी से हो सकता है? क्या है कि नहीं। बिहार में तो फ्लडेड एरिया हो जाता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। इस संदर्भ में भी सर क्या गाइडलाइन होगी कि ज्वाइनिंग हम लोग का इफेक्टेड होगा, हो सकता है तो बरसात के बाद ज्वाइन हो, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है क्या सर? नहीं बता देते हैं। जैसे फ्लडेड वाला जो बात आप बोले बिल्कुल सही है। फ्लडेड वाला इलाका में सर्वे का जो रूल है, सर्वे का जो गाइडलाइन होता है, उसमें जी रेनी सीजन जो फ्लडेड में है उस समय सर्वे का काम थोड़ा स्लो कर दिया जाता है। वैसे जी। जिलों में जहां पे ज्यादा फ्लड आते हैं, यहाँ तो 20 जिला जो है मैक्सिमम फ्लडेड है, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, हाँ सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, सब सारा मैक्सिमम फ्लडेड एरिया है सर, इस 15 हाँ 20 में। हाँ तो ठीक है। तो ये बात सही है कि 20 जिला फ्लडेड एरिया है, तो उस समय सही है कि फ्लडेड एरिया में काम स्लो हो जाता है। तो उस समय जो काम स्थल पे, मतलब जो जमीन जी पे जाके मिलान करना या रैयत से मिलना या स्पॉट में जी बाउंड्री देखना, वो काम छोड़ के बाकी दूसरे काम को आगे बढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि जी आइडियल जी। आपको छुट्टी दे दिया जाएगा कोरोना टाइप का कि लॉकडाउन हो गया घर जाके सो जाइए कि फ्लडेड आ गया, ऐसा दिमाग से निकाल लीजिए। नहीं नहीं। उस काम को छोड़ के दूसरा काम आपको दे दिया जाएगा कि चलिए तब तक इस काम को हम लोग अंजाम ले लेते हैं, फिर 2 महीने 1 महीने में फ्लडेड खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर हम लोग वो वाला काम करेंगे। जी। लेकिन हाँ ये गाइडलाइन है कि सर फ्लडेड में मतलब हाँ थोड़ा काम स्लो हो जाता है, जी ऐसा है। जी सर। ओके इनको दिखाओ, चलिए बोलिए। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। अभी फिलहाल सर मैं पीएचडी में मतलब एज ए इंडिपेंडेंट इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ सर, बिहार हाँ सरकार। हाँ बिल्कुल। और सर इधर ट्रेनिंग भी चल रही है, विगत 1 माह से ज्यादा हो गया है। हाँ बिल्कुल। तो ट्रेनिंग में तो इंटरेस्ट ले रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है, सब चीज को समझ भी रहे हैं, लेकिन बहुत सर दिक्कत हो रहा है काम करने में, क्योंकि यहाँ भी जो है हर घर नल जल का काम चल रहा है और क्वारंटाइन सेंटर का भी हम लोग का निरीक्षण का आदेश आ गया। बहुत दिक्कत हो रहा है सर। क्या मतलब आगे का क्या करें? ऐसा सर रिजाइन भी नहीं देने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा रहता तो रिजाइन दे देते सर। और समय है कि ट्रेनिंग मतलब कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन प्रॉपर हो नहीं पा रहा। क्योंकि और आपको बहुत उधर भी ड्यूटी करना पड़ रहा है इसलिए। जी सर, आप बोलिए सर। अभी जस्ट मतलब अब 12 से जो है 4 बजे तक उधर से भी बोलना पड़ता है। अगर जो बोल देंगे कि ऐसे ऐसे मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, तो फिर सर यहाँ भी दिक्कत हो जाएगी। मतलब डिवीजन लेवल पर मैं बेगूसराय में पोस्टेड हूँ सर। हाँ बात तो है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो हो रहा होगा, ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम तो यही बहुत
बहुत दिक्कत हो रहा है सर। जो ट्रेनिंग मिल रहा है ना सर, उससे बहुत चीज समझ रहे हैं। यही यही जो मतलब यहाँ जॉब नहीं करते तो 100% अभी जो है गेम करते थे ना। ऐसे क्या है कि सर मतलब ट्रेनिंग आवर के बाद ध्यान नहीं दे पाते हैं, और मतलब डिस्टर्ब टाइप के मतलब हो जाता है, आधा इधर आधा उधर। और अच्छा इधर कोई भी बात। सर देखिए हम बोलिए इधर बोलिए। भी काम नहीं कर पा रहे हैं ना, ये पीएचडी डिपार्टमेंट में भी काम नहीं कर पा रहे हैं। और उधर भी कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला कि हाँ इतना दिन में आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा, आप लोग आ सकते हैं। अच्छा इधर भी सर मतलब रिजाइन नहीं दे सकते, बहुत असमंजस वाली स्थिति है सर, कुछ क्लियर कर दीजिए। देखिए इसमें मैंने एक बात हम जरूर बताना चाहेंगे कि जैसे आपको जो टाइम मिल रहा है उस टाइम यहाँ पे लीजिए ट्रेनिंग, उसको आप सीख भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, जी वो जी भी करिए। और जब तक आपकी इधर ज्वाइनिंग जैसा कि आप बोल रहे हैं नहीं हो जाती है, तब तक आप जहां नौकरी कर रहे हैं करते रहिए, उसको छोड़िए नहीं। और जितना समय आपको मिल पा रहा है आप समय दीजिए। जितना क्लास में हम लोग पूरी टीम, हमारी टीम पूरी है, हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी चीजें हैं आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि क्लास में ही क्लियर करा दें, बता दें, कि ताकि बाद में फिर आपको उतना ज्यादा दिक्कत ना हो। इसीलिए आप इसको छोड़िए नहीं, जो समय इसमें मिल रहा है ट्रेनिंग का, आपको ट्रेनिंग दीजिए। और अगर कुछ ऐसा बच जाता है, कुछ छूटता है, तो फिर बाद में भी आपको मतलब करा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको जरूर बताया जाएगा जो डाउट होगा, डाउट वो क्लास तो का। सर, वो तो 100% अटेंडेंस भी है सर, ट्रेनिंग कर भी रहे हैं वो, हाँ इसको तो छोड़ ही दिया है सर। लेकिन मतलब थोड़ा परेशानी हो जाता है सर, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इधर भी हाँ काम करना पड़ता है जहाँ भी काम कर रहे हैं। तो इसीलिए सर ऐसे तो कर ही रहे, इंटरेस्ट भी है और समझ भी रहे हैं। ऐसे मतलब ऐसे था करिए कि 100% समझते ना, करिए इसको, करिए कंटिन्यू, छोड़िए नहीं, करिए जैसे कर रहे हैं उस तरह से करते रहिए, आप कर अपना रहे हैं उस सर, तरह वो से तो थोड़ा। कर रहे हैं फुल हाँ 100% सर, ना, 100%। ठीक है, अच्छी बात है, करिए उसको, सीखिए, क्योंकि नया चीज है तो थोड़ा सीख लेंगे तो काम करने में आपको ज्यादा आसानी होगी। इसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है सर, और सीख भी रहे हैं, बहुत चीज सीखे भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन वही है सर, थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं इधर, मतलब दो दो जगह ध्यान बट जाता है ना, इसीलिए थोड़ा परेशानी होता हाँ थोड़ा सा है। हम परेशानी आपकी समझ सकते हैं। अभी ऐसा सर कॉल आ रहा है जस्ट, मतलब अभी इधर से मतलब ये होगा, उसके बाद डिवीजन जाना, वहां जाएंगे, वहां भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा, क्या किए दिन भर यहाँ। तो हम साइड से मान लीजिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हाँ हाँ। अप्रोक्स सर, अप्रोक्स कुछ बता सकते हैं सर? क्या? कोई ऑफिशियल नहीं सर, लेकिन ऐसे होगा ना कि हाँ मतलब इतना दिन में चांस है कि हो जाएगा। देखिए आप लोग का तो अभी तक हो गया रहता है, कोरोना जो है इसी के वजह से दिक्कत हो रही है, सब सारा दिक्कत जो है कोरोना ही है। आप लोग देखेंगे कि आप लोग का ज्वाइनिंग लेटर भी गया था, डेट 22-23 मार्च भी लिखाया था, आपको पता ही होगा। डेट नहीं था, ज्वाइनिंग डेट नहीं था, बट सर ये 28 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, हाँ आ मेला गया भाई था ना, मेला। तो काम तो बहुत जल्दी होने ही वाला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारा जो सरकार का प्लानिंग है थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, तब लेकिन पर बहुत भी सर जल्दी। नेक्स्ट मंथ जून सर। हाँ देखिए बहुत जल्दी, लेकिन हम माने ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ बहुत हाँ जल्दी आप लोगों को बुलाया जाएगा, बहुत जल्दी, क्योंकि ये हमारे ऊपर के लेवल का चीज है, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग को। सर ऑफिशियल सर, वो तो सही बात है, ऐसे हाँ आप कैसे बोल सकते हाँ, लेकिन हैं। बहुत, चूंकि ये बहुत काम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट का, इसको कराना सरकार के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है, बहुत दिन से, चूंकि 12-11 से चल रहा है, काम कंप्लीट हुआ नहीं, इसीलिए बहुत प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर। जनता के सामने भी बात जा चुका है, इसलिए सारा जनता इस चीज को जान रही है, तो बहुत हमको लगता है कि बहुत जल्दी ही आपको बुलाया जाएगा, बहुत जल्दी। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ सर, कॉल आ गया था सर, जो बात बोल रहे थे वही कॉल आ गया था सर। एक्चुअली क्या है ना सर, अफसोस इस बात का है ना कि अगर जो इधर मतलब रिजाइन देते ना, तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब सर इंटरेस्ट होता है इधर ट्रेनिंग करने में, और हम्म। उसी चीज का अफसोस है सर। लेकिन खैर सर कोई बात नहीं है, जितना जल्दी हो सर। बहुत जल्दी कोशिश किया जा रहा है, बहुत जल्दी ही बुलाया जाएगा, बहुत जल्दी ही। ओके सर। ओके, करिए। सर थैंक यू सर। ओके, और कोई है बोलिए, और कोई है? हाँ 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 सर नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने एक मशीन का नाम बताया जो अंग्रेज के टाइम से है, HMT। HMT, बिल्कुल। उसके द्वारा आपके गुलजार बाग से छपी हुई नक्शा जो तैयार हुआ था आपका, और जी वर्तमान में जो जिस जिला में प्लॉटर मशीन आपका लगा हुआ है, दोनों के नाप में डिफरेंस आता है सर, दोनों का नाप क्लियर नहीं है। जो आपका STM वाला है वो राइट पर आ रहा है, और प्लॉटर मशीन का जो नक्शा है वो रॉन्ग पे आ रहा है, दोनों का नक्शा मिलान नहीं कर सकते सर, इसको बताना चाहेंगे क्या? किस जिला में आपको ये प्रॉब्लम आया सुपौल बताइए? की बात मैं कर रहा हूँ सर। सुपौल की बात कर रहे हैं? जी सर।
देखिए अब इसको थोड़ा सा इसको हम बता दे, समझा दे थोड़ा सा और। HMT मशीन जो नक्शा मापती है वो नक्शा जो है जस्ता के प्लेट पर मुद्रित करती है। वो जस्ता काफी मोटा प्लेट होता था जिस पर वो नक्शा मुद्रित करती थी, लेकिन जो अभी प्लॉटर के माध्यम से जो नक्शा दिया जा रहा है, जो डिजिटल नक्शा जिसको बोलते हैं, वो नक्शा हमारा 80 GSM के पेज है। 80 GSM का पतला वाला पेज होता है जो A4 साइज है, उससे हल्का मोटा होता है। वो पेपर का क्वालिटी जो होता है थोड़ा सा डाउन होता है वेदर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। वो पेपर जब ठंडा का दिन आता है, जब ठंडा पेपर में पड़ता है तो वो पेपर जो है सिकुड़ जाता है, और जब गर्मी का समय रहता है तो वो पेपर थोड़ा फैल जाता है। ये पेपर के बनावट में 80 GSM के पेपर में है। अगर हम लोग 90 GSM और या उससे ऊपर का पेपर अगर इस्तेमाल किया जाए, जिस पर सरकार विचार भी की है और अभी अगर कर रही है, तो वैसा कभी करने पर ऐसा होता है। इसीलिए डिजिटल नक्शा के बारे में जब लोगों को दिया जाता है तो उसके बारे में बताया जाता है किसानों को कि नक्शा आप लेकर उससे जाकर आपको नक्शा को रखना नहीं है और नहीं उसके पीछे पेपर लगाना है। नक्शा को लेकर आपको जाके नक्शा नापी करनी है। नापने के क्रम में अगर उसको आप ज्यादा फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगे, वो मुड़ जाएगा, तो हो सकता है कि आपका 0.1 mm इधर उधर भागेगा फोल्ड करने के कारण। लेकिन आपके नापी में अंतर तब तक नहीं आएगा जब तक नक्शा बिल्कुल फ्लैट है। पेपर वो मॉइस्चराइजर से, नमी से या तो सिकुड़ गया है या फैल गया है, ऐसा नहीं हुआ है। एक और बात हम बताना चाहेंगे। बहुत सारा अमीन के दिमाग में ये बात बैठ गया है गलत कि ये डिजिटल नक्शा है, ये गलत है, वो मुद्रित नक्शा है वही सही है। ये रैयत को ये लोग भरमा दिए हैं। भरमा क्यों दिए हैं उसके पीछे भी एक लॉजिक है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। बहुत सारे गांव में जो दुर्गम गांव है हमारा, जहां का रैयत पटना कभी कभी आते हैं, उनको ये लोग मतलब नक्शा जो है पैसा लेकर मुहैया कराते, 1000 2000 एक दिन का लेकर, और बोलते हैं कि यही नक्शा ओरिजिनल है, यही से होता हो नापी, उसे ना होता हो। क्योंकि जब किसानों को जब डिजिटल नक्शा अवेलेबल हुआ तो लगभग हर किसान जो है नक्शा लेकर घूम रहा है। हर किसान, जो कि अमीन को ये चीज गवारा नहीं है, क्योंकि उसकी झोली झकटी, उसकी भूखमरी हो रही है। क्योंकि हर रैयत अब समझ रहा है कि मेरा यहां जमीन है, यहां से नापी करो। तो ये चीज ये जो अमीन है, ये लोग बहुत सारा र्यूमर उड़ाते हैं। जहां पर ऐसा है तो हम समझ सकते हैं कि ऐसा एक दो नक्शे में कभी प्लॉटर बंद हो जाता है या पेपर मशीन में फंस जाता है, और प्रिंट करने के क्रम में वो ऐसा एक दो बार हुआ है, जिसको हम लोग सुधार करके उसको फिर से छाप के दिए हैं। लेकिन जनरली बिल्कुल ऐसा नहीं है। अमीन इसको बरगलाकर, रैयत को धोखा में डालकर, गर्त अंत में डालकर, उसको ये करके अपना नक्शा देकर उससे चाहता है कि मेरा काम हो, हमारा पैसा, हमारा बिजनेस चलता रहे। लेकिन ये ऐसा चीज नहीं है। ठीक है, चलिए और कोई पूछिए, इनको दो। पटना में राजस्व थाना से हमारे यहाँ से कौन बोल रहे हैं? आवाज खुद से आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क आपका लगता है पुअर है। अभी हेलो, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, बहुत ब्रेक हो रहा है। बोल रहे अभी आवाज मिल पा रहा है? कौन बोल रहे हैं? हाथ उठाइए। अमर बोल रहे हैं, अमर जी। हाँ सर, वही लड़का है। एक्चुअली मैं ये बोल रहा हूँ पटना के मैप वाला सर। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए अमर जी बोलिए। अच्छा, वो बाधित हो रहा है उनका आवाज। और कोई दूसरा आदमी बोलिए तब तक। और कोई दूसरा आदमी कुछ पूछना है तो पूछिए, उनका आवाज बाधित हो रहा है। हाँ दीजिए, हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, आप बताएं कि मतलब कुछ जिले ऐसे थे जिसमें सिर्फ कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, रिविजनल सर्वे नहीं हुआ है जी। तो वो कौन कौन सा जिला था? जैसे बताए थे, पहला बेगूसराय, यस सर, खगड़िया,
लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, सुपौल, पटना। पटना में आंशिक है, कुछ हुआ, मैंने थोड़ा सा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। ये सब जिले हैं जो नहीं हुए। बाकी मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बगहा, दरभंगा, मधुबनी, ये सब हुए। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, ये सब रिवीजन हुए। ये सब जिले नहीं हुए। ठीक है, चलिए और कोई बोलिए, और किन्हीं को पूछना है? आप नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि या तो आप पूरा समझ गए हैं या नहीं तो पूछना नहीं चाह रहे हैं। हाँ पूछ दीजिए, हाँ पूछिए। सर आज का क्लास तो ईटीएस और जीपीएस का टेक्निकल इश्यूज पे था ना सर? हाँ अभी वहां तो हम जाते ही रहे थे, क्लास अभी खत्म हो गया, टाइम मेरा ओवर हो गया। अभी नक्शा को लेकर ही ईटीएस डीजीपीएस में जाएंगे। जैसे अगर कोई मिक्सिंग है, मिक्सचर जो मशीन हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, तो मसाला या कोई चीज ही पीसते हैं, तो मसाला के बारे में जानेंगे कि हम मसाला ही पीस सकते हैं तभी पीसेंगे, नहीं तो कोई आदमी आलू भी रख के उसको डाल के पीस देगा, बोलेगा हमको पीसना है, हम पीस सकते हैं, आप क्या रोक देंगे क्या हमें? तो चूंकि ईटीएस और डीजीपीएस नक्शा पर ही आधारित है, नक्शा के ही मापने का काम करता है। तो अभी हम नक्शा को हम समझा दे रहे थे आपको कि नक्शा आखिर है क्या। जब नक्शा को जब आप भली भांति समझ जाएंगे तभी उसको ले जाकर हम आपको ईटीएस पर बताएंगे कि इसी नक्शे को काम करता है ईटीएस। तो हमारा इसीलिए यह रुक गया, फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। और पूछिए, चलिए नेक्स्ट कोई आदमी और बोलिए, और किन्हीं को पूछना है? इनको दीजिए। हाँ बोलिए। तो जिले पहले लिए गए जिनका सर्वे किया जाना है, उसके बाद जो बच जाते हैं उन जिलों में भी सर्वे किया जाएगा, ऐसे सर्वे? हाँ बिल्कुल, सभी जिलों में होंगे ऐसे सर्वे। जहाँ रिविजनल किया जा चुका है वहाँ भी होगा? हाँ वहाँ भी होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन अभी उस जिलों को पहले प्रायोरिटी दिया गया है जिसका रिवीजन नहीं था, जिसका सिर्फ कैडेस्ट्रल था। उनका बहुत लंबा पीरियड हो गया नक्शे का, 100 साल लगभग हो गया, और जिनका रिवीजन हुआ है 1960 में, जैसे मुजफ्फरपुर, वैशाली, मोतिहारी, ये सब 1960-65 में रिवीजन कर चुके हैं। तो इनका करीब 50 साल ही हुआ है नक्शा बने, तो वहां पर माने सेकंड लॉट में करेंगे, सेकंड सेशन में करेंगे। फर्स्ट सेशन में जहां पे नहीं हुआ है, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, नालंदा, मुंगेर, ये सब जिलों में। सर एक क्वेश्चन और, मोन्यूमेंटेशन के बारे में कुछ कंफ्यूजन है, तो ये तो हमें फील्ड में बता दिया जाएगा? बिल्कुल बता दिया जाएगा, बिल्कुल आपको दिखाया जाएगा। ऑलरेडी मोन्यूमेंटेशन हमारे कर्मचारी बोलते एजेंसी के द्वारा किया गया है, मोन्यूमेंटेशन का काम किया गया है, और जब आप आएंगे तो वो मोन्यूमेंटेशन जितना तरह का होता है आपको दिखाया जाएगा कि कैसे मोन्यूमेंटेशन में वो पिलर गाड़ा जाता है और कितना कितना डिस्टेंस पर गाड़ा जाता है। ये सारा काम हो कुछ हमारे एजेंसी किए हैं और अभी भी बाकी है, आपको भी करके दिखाया जाएगा। थैंक यू सर। ओके, और पूछना है पूछिए। दे दो उनका, तो उधर है। सर पटना का जो हाल है सर। हाँ बोलिए बोलिए, अब आपका आवाज आ रहा है, बोलिए। या सर पटना में सर दोनों, जैसे मैं मनेर राजस्व थाना के बारे में बात कर रहा हूँ सर, तो पटना में सर पटना में दोनों ड्राइंग्स अवेलेबल है सर, पुराना वाला नया वाला। जो मैंने अपने लिए सर अपना इशू क्लियर करने के लिए दोनों मैप्स मैंने अपने पास मंगाया, जो नया वाला जो बोल करके उन्होंने दिया वो बिल्कुल सर इरिलेवेंट है, और पुराना वाला जो था वो रिलेवेंट, उस पर काम कर सकते हैं। तो क्या सर मनेर के लिए क्या है सर, मनेर में वो रिविजन सर्वे हुआ था या फिर क्या, ये दोनों क्या प्रॉब्लम है इसका तो बताएंगे? हाँ जरूर बताएंगे। देख, मनेर पटना में 9 रेवेन्यू थाना है, 9 राजस्व थाना है, 9 राजस्व थाना में पुराना सर्वे का नक्शा है, और 5 राजस्व थाना में रिवीजन हुआ है, बाद में 5 राजस्व थाना में रिवीजन हुआ, लेकिन उसमें भी 5 राजस्व थाना में कुछ गांव में ही रिवीजन हुआ है, कुछ नक्शे ही रिवीजन के बने हैं, तो इसीलिए वो नक्शा इनकम्प्लीट अवस्था में भी है।
तो हो सकता है कि जो गांव आप लेके आए होंगे पुराना और नया, तो नया वाला इनकम्प्लीट होगा जो आपके लिए इररिलेवेंट होगा, और पुराना वाला तो निश्चित ही होगा जो उस समय का प्लॉट में बना होगा। तो हम ऐसे अभी नहीं दें, आप अगर थाना नंबर ये लिख के बता दें तो हम नक्शा देख के फिर आपको हम क्लियर कर देंगे कि हाँ वो क्या था और क्या नहीं था। अभी बिना देखे नहीं बोल। रिवेन्यू थाना मनेर सर, मौजा का नाम बहपुरा, और थाना नंबर 23 उसमें सर ये मतलब इनकम्प्लीट का कोई रीजन नहीं है सर। वो सारा का सारा आप बोलेंगे सर वो नक्शा में आपको मतलब अगर आप देते हैं ऐसा तो मैं आपको भेजूंगा सर। वो सारा नक्शा कंप्लीटेड है सर। लेकिन उसमें जो प्लॉट बना हुआ है सर, प्लॉट बिल्कुल ही इरिलेवेंट और इरेगुलर है सर। नया वाला पुराना वाला मिलता है सर, थोड़े प्लॉटिंग उसमें हो गए हैं, लेकिन नया वाला में इररिलेवेंट और इरेगुलर कैसे कहते हैं, आप कैसे किस आधार पर बोल रहे हैं बात? फॉर एग्जाम्पल सर मैं 993 नंबर प्लॉट के बारे में बात करना चाह रहा था। तो 993 नंबर जो प्लॉट है वो नए वाले प्लॉट में पता चल रहा है कि जो कैडेस्ट्रल सर्वे में जो प्लॉट था वो 1003 और 1005 जो है वो 993 और 995 का दिया गया है। और वो जो है उसका मतलब एरिया भी बहुत ज्यादा वाइडन है, और 993 का जो स्पेसिफाइड पॉइंट जगह होना चाहिए वो उठ करके कहीं और चला गया है, वो प्लॉटिंग कहीं और हो गया है। मतलब उसमें आप 993 को ढूंढ ही नहीं पाएंगे सर। नहीं तो उसमें जरूर कुछ होगा, वो आप ऐसे बोल रहे हैं, आपको ऐसे देख के पता है। जब हम उस नक्शे को देखेंगे और जब उस नक्शे से संबंधित जो खेसरा है उस खेसरा का खतियान को देख के ही बताया जा सकता है। ऐसे सिर्फ नक्शे को देख के नहीं होगा कि कोई वो प्लॉट वहां का नंबर उठ के दूसरे में कैसे चला गया। हो सकता है कि नक्शा प्रिंटिंग करने में गलत हो गया हो, या डिजिटाइजेशन में कहीं कोई चीज छूट गया हो, मिस कर गया हो। ऐसा कभी कभी हुआ है कि कोई डिजिटाइजेशन नक्शा में जो मूल में 930 लिखा हो उसके जगह पर 943 लिखा गया है, ऐसा कभी हुआ है। तो जब आप उसको देते हैं कि हाँ इसमें प्रॉब्लम है, तो उसको देखकर उसको त्रुटि को दूर किया जाता है मूल से मिलाकर। तो आप एक बार इस चीज को लिखित में रखिए कागज पर, जब हम इस नक्शे को देखेंगे तभी हम इस क्वेश्चन का जवाब हम 100% दे पाएंगे और आपको सेटिस्फाइड कर पाएंगे। सर मैं ये कह रहा हूँ सर कि जब आगे चल के फिजिकली जब मैप के बारे में सर लोग स्टडी करेंगे सर, तो प्लीज ये मेरा पोलाइटली रिक्वेस्ट होगा सर कि आप इस वाले नक्शा को सर एक बार जरूर रिलीवेंट करिएगा सर, क्योंकि इस वाले में सर बहुत सारे इरेगुलेशन हमको मिले हैं। 2-4 प्लॉट्स ऐसे भी हैं सर जिसमें प्लॉट नंबर डिनोटेड ही नहीं है। तो प्लीज अगर ऐसा कोई ऐसा फंक्शन बने सर तो मनेर राजस्व थाना का मौजा बहपुरा का सर एक बार जरूर इस पर चर्चा करिएगा सर, क्योंकि मैंने स्टडी बहुत कागज पर आप लिख लीजिए। जो कन्वर्सेशन आप हमसे किए हैं उसी चीज को एक मेल में करके, और हमारे सुरभि मैडम है उनके मेल पर आप कर दीजिएगा, तो उस चीज को हम देके आपको डिसीजन करके आपको क्लियर हम करा देंगे नक्शा देख के। ठीक है, वो अटैचमेंट भी मैं भेज दूंगा सर, वो अटैचमेंट भी भेज दूंगा सर। हाँ अटैचमेंट में डाल दीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, तो और कोई है कि खत्म करें अब, फिर समय बहुत हो गया है, फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। दीजिए, बोलना है। चलिए बोलिए, और कुछ पूछिए जी। हाँ कीजिए। कहाँ रहे हैं? नेटवर्क बहुत स्लो है वो लोगों का, तो नहीं होता। 3 वीडियो कीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। सर नक्शे का PDF बोले हुए थे पिछले क्लास में, बोले भेज देंगे नक्शे का PDF। हेलो, आपका बहुत नेटवर्क आपका पुअर है, दीजिए। हाँ हेलो प्रियंका बोलिए। हेलो प्रियंका जी। हाँ बोलिए प्रियंका, हाँ बोलिए। सर मेरा पूछना ये है कि जैसे कोई हम अभी मैपिंग करा रहे हैं जिससे स्पेशल सर्वे में, जो कि हम कैडेस्ट्रल सर्वे से ही इसको रिलेट करके स्पेशल सर्वे कर रहे हैं ना सर जी। तो सर ये जो हम स्पेशल सर्वे कर रहे हैं, इसमें अगर जो लैंड पे देख रहे लैंड पे हम अपना जमीन जो मेजर कर रहे हैं वो डिफरेंट होगा अगर, तो फिर सर उस केस में हमको कोई जो अधिकारी हैं या कोई भी इसके जो हायर अथॉरिटी है सर, वो हमको लिख के कुछ रिटेन फॉर्म में देंगे कि आपका ये जो मैप है वो लैंड वाला जो लैंड से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे अगर किसी ने मेरा कुछ कब्जा कर लिया है जमीन, तो उसको हमको कौन लिख के देगा या कौन हायर अथॉरिटी उसको ऑथराइज करके देंगे? हाँ, तो पहले तो आपको ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए पहले तो आपको अपने अंचल कार्यालय, जिस जिले के आप हैं उसमें अंचल कार्यालय में आपको CO के यहाँ
एप्लीकेशन देके जो गवर्नमेंट के जो अमीन है उनसे नापी करवाना पड़ता है। ये कोई भी प्राइवेट अमीन जो है लिख के नहीं दे सकता है। आप एक एप्लीकेशन देके सीओ के नाम से, सीओ जो है वहाँ जो गवर्नमेंट के अमीन है उनको ये करेंगे कि हाँ ये जमीन को मापी करना है, वो आपको 2 महीने 1 महीने 3 महीने जब वो खाली रहेंगे आपको देंगे और नापी करके जमीन वो जाएंगे स्पॉट पे जमीन नापी करेंगे। जमीन जब नापी करेंगे तो आपका जो जिला है, कौन जिला है आपका? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। जहानाबाद में रिवीजन सर्वे नहीं है तो एक ही सर्वे है, तो कैडेस्ट्रियल है वहाँ पे। हाँ, तो कैडेस्ट्रल सर्वे है, तो वहाँ का कैडेस्ट्रल सर्वे से वो नापी करेंगे और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होगा, जो खतियान होगा, जो केवाला का पेपर होगा या रसीद जो कटते होंगे, तो जो पेपर में जो जमीन लिखा होगा वो आपके दखल कब्जा में वो जमीन है कि नहीं, पहले तो वो देखना होगा। नहीं है तो जितना दखल कब्जा में आपका है वो नापेंगे और जमीन आपका कहाँ तक जा रहा है वो नाप के दिखाएंगे। और यदि वो आदमी, दूसरा आदमी आपके जमीन को पकड़ के रखे हुए है कि हाँ यहाँ मेरा है, तो वो क्या है नापी करके पेपर बनाएगा और पेपर बना के सीओ को उस पेपर पर जाके उसको भी बताएगा और जो रैयत है उनको भी बताएगा कि हाँ ऐसा है। और उसको कोई भी ये नहीं विवाद करके नहीं, कोई उनसे इस टाइप का नहीं कि कोई झगड़ा करके इस टाइप का कुछ ऐसा नहीं होगा। वो लिखित पेपर बना के सीओ को जाके सबमिट कर देगा कि ये संख्या में मैं इस विवाद में गया था, इस नापी को किया जिसमें प्लॉट संख्या ये, खसरा संख्या ये, मैं कैडेस्ट्रल सर्वे के नक्शे के हिसाब से, दखल कब्जा के हिसाब से इतना है, लेकिन उनके बगल वाला प्लॉट संख्या इतना वाला जमीन, उसमें इतना जमीन कब्जा किए हुए है। तो सर उस केस में वो अमीन जो है, अमीन ने नापा तो अमीन को जैसे जो लैंड पे जमीन कुछ और हो रहा है और मैप में कुछ और है, मैप में लाइक लैंड पे किसी ने कब्जा किया हुआ है, उसको इंक्रोचमेंट किया हुआ है कोई दूसरा रैयत, तो सर उस केस में वो अमीन कुछ बोलने से इनकार कर रहा है, कुछ भी नहीं वो बोल रहा है सर, और सीओ वहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरे पास सिर्फ यही काम थोड़ी ना है, तो सर इस केस में हम क्या करेंगे? बिल्कुल, इस केस को भी सॉल्व करने का उपाय है। अमीन नहीं बोल रहा है, इसका मतलब हुआ कि अमीन मिला हुआ है। हाँ, अमीन मिला हुआ है, उससे जो रैयत है हो सकता है कि वो मजबूत आदमी हो या उसके डर से, या वो उसको कुछ दे दिया होगा, या लालच में होगा तो नहीं बोला। तो इससे आप सीओ से मिलिए और सीओ को बोलिए कि सर आपको देखिए ऐसा ऐसा है, आप अमीन को कहिए रिपोर्ट करने के लिए। अमीन रिपोर्ट नहीं कर रहा है चूंकि मेरी मापी हो गई है और रिपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इससे जब नहीं हो रहा है तो इससे होने के लिए चूंकि अमीन का सीधा हेड होता है डीसीएलआर। डीसीएलआर एक अधिकारी होते हैं, डिप्टी कलेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स। डीसीएलआर सदर जिला में बैठते हैं। आप उनसे जाके पहले सीओ से मिलकर ही बात बोले कि अमीन को सर बोलिए रिपोर्ट करने के लिए, चूंकि वो नहीं कर रहा है और आप बोल रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो क्या मेरा काम नहीं होगा? ठीक है सर, तो हम इसका लिखित शिकायत हम डीसीएलआर को और एसडीओ को देंगे। लिखित डीसीएलआर, एसडीओ और एडीएम को देंगे, अपर समाहर्ता को देंगे। तो सीओ का डायरेक्ट बॉस डीसीएलआर होता है जी। अगर कोई डिसीजन सीओ नहीं लेता है तो सीओ को डिसीजन लेने के लिए डीसीएलआर बाध्य करते हैं। उनके केस को डीसीएलआर देखकर उसको आदेश पारित भी कर सकते हैं, उनके दिए गए चीजों को निरस्त भी कर सकते हैं। तो आप ये चीज डीसीएलआर से मिलके उनको दीजिए, उनको बताइए। और डीसीएलआर अगर नहीं सुनते हैं तो फिर एडीएम से मिलिए, उनको बताइए। अगर एडीएम नहीं सुनते तो उनकी कॉपी रख के डीएम से मिलिए, निश्चित सुनवाई होगी। जी जी। तो इसके लिए क्या एप्लीकेशन देना पड़ेगा या फिर मेल के थ्रू भी? नहीं, एप्लीकेशन देना होगा आपको कार्यालय में, और उसकी कॉपी, मैंने लिखित कॉपी कि हाँ मैंने दिया, तो उसका रिसीविंग भी आपको लेना होगा। जी, जैसे मैंने अपना जमीन का मापी करवाया, अमीन कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है, लाइक वो ओरिजिनल चीजें नहीं बता रहा है और मेरा लैंड कोई और इंक्रोचमेंट कर लिया है और वो हटने से रेडी नहीं, हट नहीं रहा है अपने लाइक जो दखल है मेरे जमीन का उससे। तो इसके रिगार्डिंग हमें कोई एप्लीकेशन, इसके रिगार्डिंग हमें ऑब्जेक्शन है। हाँ ठीक है, तो आप यही उपाय कीजिए, ये काम करके एप्लीकेशन लिख के और पहले सीओ से मौखिक बोलिए, सीओ को बताइए, एप्लीकेशन उसको दे दीजिए। सीओ तो वो मना कर रहे हैं, सीओ वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ यही काम नहीं है। और नहीं, तो ये बात बोलेंगे तो सीओ पर एक्शन होगा। सीओ का काम ही यही है, और वो कैसे बोल सकते कि मेरे पास बहुत काम है? हाँ, हम ही समझ सकते हैं कभी कोरोना है या कुछ ऐसा है तो उनके पास कुछ अभी की बात नहीं है, लाइक पहले की है। नहीं तो सर ये स्पेशल सर्वे में ये प्रॉब्लम रिमूव हो सकता है? बिल्कुल वेट फॉर स्पेशल सर्वे। हाँ बिल्कुल हो सकता है। स्पेशल सर्वे में जब टीम हमारी जाएगी, जब हमारी टीम जाएगी और जब वो खाना पूरी किश्तवाड़ के समय में जब रैयत से मिलेंगे तो रैयत बोलेगा कि देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरा यहाँ पे 10 डिसमिल है और हमारा 2 डिसमिल ये आदमी पकड़ लिया है, और मेरे पास 10 डिसमिल का केवाला है, खतियान है और रसीद भी, और मैप भी 10 डिसमिल का है।
तो उस समय निश्चित रूप से आपको 10 डिसमिल दिया जाएगा। उसका कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो आदमी सिर्फ मुंह से बोलेगा, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं रहेगा। नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं है सर। हाँ, तो वो आपको मिल जाएगी, निश्चित मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। ओके।